नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग। बेटा आज की क्लास एक बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे सीएमए इंटर ग्रुप 1 पेपर नंबर 8 में, तो सबसे पहले जब सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो 2A होगा वो हर बार इंस्टीट्यूट कौन से चैप्टर से कवर करता है आपको पता होगा, कॉस्ट शीट चैप्टर से कवर करता है। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए जो बढ़िया चैप्टर लेके आने वाला हूँ उसका नाम है कॉस्ट शीट। बट कॉस्ट शीट शुरू करने से पहले कॉस्ट शीट के अंदर जो टर्म्स यूज होगी मैं पहले उसके बारे में आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। देखिए भाई, सबसे पहले कोई भी बिजनेस जो है वो दो तरीके का काम करता है, या तो लोगों को गुड्स प्रोड्यूस करके देता है या लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके देता है। तो यदि कोई ऐसा बिजनेस है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके गुड्स कस्टमर को सेल करता है, तो ऐसे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कैटेगरी में शामिल होते हैं। और ये बिजनेसेस जब अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट, सेल वैल्यू और प्रॉफिट कंप्यूट करना चाहते हैं तो इनका दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्चुअल बेसिस या एस्टिमेटेड बेसिस। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, और यहाँ जो मुझे आंसर चाहिए वो कौन से बेसिस पे चाहिए, एस्टिमेटेड बेसिस पे। तो एस्टिमेटेड बेसिस पे यदि कॉस्ट अकाउंटेंट हमारी कॉस्ट कैलकुलेट करके देते हैं मैन्युफैक्चर के लिए, तो उसके लिए वो मैन्युफैक्चर को कहते हैं हम आपके लिए जो स्टेटमेंट बना के देंगे उसका नाम होगा कॉस्ट शीट। तो पहला पॉइंट है कि कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा बनाई जाएगी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, जहां पर हम जो कैलकुलेट करेंगे अपनी कॉस्ट वो इस तरीके से करेंगे कि उसमें कुछ चीजें जो हमें एक्चुअल में पता वो एक्चुअल में लिख देंगे, और जो चीज एक्चुअल में नहीं पता वो सारी की सारी वैल्यू हम एस्टिमेटेड बेसिस पर लिखेंगे। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा बताई गई जो कॉस्ट होगी वो आपकी कौन सी कॉस्ट होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी। दूसरा आपके पास है सर्विस सेक्टर। यदि आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे होटल सर्विस हो गई, हॉस्पिटल की सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस हो गई, एजुकेशनल सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस हो गई, तो उस केस में जो अंडरटेकिंग है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपसे यदि कहें, आपका मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट से कहें कि आप हमारे को हमारी कॉस्ट, हमारा रेवेन्यू, हमारा प्रॉफिट कितना वो बताइए, तो उसके लिए जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो आपके लिए बनाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये सारे काम करने किसको है, सीएमए को, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। तो पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू के टाइम पे कि यदि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जो स्टेटमेंट कॉस्ट अकाउंटेंट बनाता है उस स्टेटमेंट का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा कॉस्ट शीट। और यदि सर्विस सेक्टर बिजनेस के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट कोई स्टेटमेंट बनाता है तो उसका नाम क्या है, आपका आंसर है ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो कौन से बेसिस पे लिखी जाती है, एस्टिमेटेड बेसिस पे, क्योंकि आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअल बेसिस पे ईयर एंड में पता चलेगी, लेकिन हमें तो कैलकुलेशन कब करनी है, साल के बीच में, बिगनिंग में, मिडल में, कभी भी कर सकते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद कभी भी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जो इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर मुझसे जब मांग रहा है, यदि मुझे उसको आंसर तभी देना है और वहां तक की मेरे पे एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आपको अपना आंसर कौन से बेसिस पे निकालना पड़ेगा, एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तो यहां जब मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछा कि भाई आप ये बताइए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आप कौन सी स्टेटमेंट बनाते हो, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट बनाते टाइम कॉस्ट अकाउंटेंट ने कहा एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि वहां जो टोटल कॉस्ट होगी उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा आपके पास है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको मैं अभी डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा आपके साथ में। दूसरी तरफ यदि ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट कॉस्ट अकाउंटेंट से बनवाई जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे कंप्यूट करते हो, तो वो कहते हैं कि कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम बहुत डिटेल में समझेंगे आगे की क्लासेस में या जब हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वहां पे। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि यदि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमसे अपनी कॉस्ट की जानकारी लेना चाहता है तो हमें क्या बनाना चाहिए, कॉस्ट शीट। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपनी कॉस्ट को जानने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं और कॉस्ट अकाउंटेंट उनके लिए बनाते हैं कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट बनाते टाइम कॉस्ट अकाउंटेंट कहते हैं मैं अपने सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जो कंप्यूट करके दूंगा वो कौन से बेसिस पे दूंगा, एस्टिमेटेड बेसिस पे, और वहां मैं अपनी कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिसे कहते हैं एलिमेंट वाइज डिवीजन, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो हमने कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछा कि भाई आप हमें बता सकते हो कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। उन्होंने कहा बिल्कुल सिंपल आंसर है, अभी बताते हैं आपको। मैंने कहा बताइए बिल्कुल। उन्होंने कहा डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है ऐसी कोई भी कॉस्ट जो हम इनकर करते हैं और उसका बर्डन हम सिंगल यूनिट पर डाल देते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हम इनकर तो करते हैं लेकिन उसका बर्डन हम एक से ज्यादा यूनिट पे डालते हैं। मतलब सिंपल भाषा में ये कहें कि कोई भी खर्चा जो हम इनकर कर रहे हैं
और वो आसानी से एक यूनिट के लिए आइडेंटिफाई हो जाए तो वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, और आसानी से आइडेंटिफाई ना हो एक यूनिट के लिए कितनी लगी तो आपकी कौन सी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो सबसे पहले देखो हमने क्या लिखा है, दीज कॉस्ट कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट, प्रोसेस और डिपार्टमेंट। दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, दीज कॉस्ट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट, दीज कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ सिंगल कॉस्ट यूनिट। मतलब कहने का मतलब है कि ये वो सारे खर्चे हैं जो हम इनकर कर रहे हैं किसके लिए, एक सिंगल यूनिट को बनाने के लिए। सपोज करते हैं मुझे एक टेबल बनानी है और उसके लिए मैं कारपेंटर के पास गया, कारपेंटर से मैंने पूछा जी टेबल बनाने के लिए आप बताइए मुझे कितने टिम्बर के पीसेस चाहिए, तो उन्होंने कहा जी नंबर ऑफ टिम्बर के पीसेस मुझे 3 चाहिए, 3 पीसेस चाहिए। मैंने कहा जी एक पीस कितने का मिलेगा मार्केट में, उन्होंने कहा अंदाजा 250 रुपए का मिलेगा, 250 का। तो 3 पीसेस कितने के आ जाएंगे, 750 के, मतलब 750 रुपए मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ टिम्बर, जो एक टेबल बनाने में मैंने बड़े आसानी से कारपेंटर की मदद से पूछ लिया। मतलब ये कॉस्ट कौन सी होगी मेरी, डायरेक्ट कॉस्ट। क्यों, क्योंकि इस कॉस्ट को पता लगाने में मुझे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी। लेकिन यदि मैंने उसी कारपेंटर से पूछा कि भाई उस टेबल को बनाने में मेरा फेविकॉल का खर्चा कितना आएगा, तो कारपेंटर ने कहा जी फेविकॉल का खर्चा कितना आएगा ये तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हम तो फेविकॉल 5 किलो या 10 किलो या 20 किलो का पैकेट खरीदते हैं, ठीक है जी। लीटर में आता तो लीटर में खरीदते हैं, किलोग्राम में आता तो किलोग्राम में खरीदते हैं, और जितना उस टेबल में लगता है लगा देते हैं, कभी ये नहीं काउंट करा कि भाई कितने रुपए का लगा। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यदि हमने मान लीजिए 5 लीटर का फेविकॉल का पैकेट खरीदा और उससे हमारी 20 टेबल बनती है, तो 5 लीटर का जो पैकेट है वो सपोज करते हैं 200 रुपए लीटर के हिसाब से 1000 रुपए का था, तो फिर उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपए की कॉस्ट को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा एक टेबल बनाने में मेरा फेविकॉल का खर्चा कितना है। बात समझ में आ रही। तो आप इसे सिंपल भाषा में कर सकते हैं कि कोई भी खर्चा करते टाइम यदि हमें पता चल जाए कि वो खर्चा मैं सिंगल यूनिट बनाने के लिए कर रहा हूं तो समझो वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और वो खर्चा यदि एक से ज्यादा यूनिट पे उसका बर्डन डालना पड़े तो समझ लो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। एग्जांपल मैं अपने रूम का दे सकता हूं, जिस रूम में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं उस रूम का रेंट जब मैं मकान मालिक को पे करूंगा तो पे मान लो सपोज करते हैं 1 महीने का रेंट 50,000 रुपए, लेकिन क्या वो खर्चा मैं किसी एक बच्चे के लिए इनकर कर रहा हूं, नहीं। तो उस रेंट का बर्डन मुझे क्या करना पड़ेगा, उन सभी बच्चों पे चार्ज करना पड़ेगा जो बच्चे मेरी क्लासेस परचेज करेंगे, क्योंकि उस जगह जहां पे मैंने ये क्लासेस रिकॉर्ड किया या मैंने फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाया, कहीं ना कहीं मेरा जो खर्चा होगा वो सभी बच्चों पे चार्ज होगा। तो कोई भी कॉस्ट इनकर करने के बाद यदि उस खर्चे का बर्डन सभी बच्चों पे चार्ज किया जाए, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए 2 या 2 से ज्यादा बच्चों पे चार्ज किया जाए, स्टूडेंट पे चार्ज किया जाए, तो वो कॉस्ट मेरी कौन सी कॉस्ट बन जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट में रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनको अभी हम थोड़ी देर में काफी डिटेल में और एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है इनडायरेक्ट में रेंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, मैनेजर की सैलरी, लुब्रिकेंट, फ्यूल, ऑयल, फॉरमैन सैलरी, ये सारे एग्जांपल बेटा किसके हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट के, ठीक है जी। आपसे यदि कोई पूछे जी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि प्राइम कॉस्ट किसका ऑल्टरनेटिव नेम होता है, तो आपका आंसर है डायरेक्ट कॉस्ट का, और ओवरहेड कॉस्ट किसका ऑल्टरनेटिव नेम होता है, तो आपका आंसर है इनडायरेक्ट कॉस्ट का। फटाफट से नोट कीजिए। हाँ जी, टोटल कॉस्ट को थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको समझाऊंगा तो ये सारी चीजें मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको आसानी से वो फॉर्मेट जो कॉस्ट शीट का इंस्टीट्यूट चाहता है कि एक बच्चा बनाए एग्जाम के अंदर, वो आपको आसानी से याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा आपके पास है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जैसे मैंने आपको बोला डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर इनकर करता है ये सोच के कि ये सारा खर्चा मैं सिंगल यूनिट से रिकवर कर लूंगा, मतलब वो खर्चा इनकर करते टाइम ये माइंड में रखता है कि सारा खर्चा मैं 1 यूनिट बनाने के लिए कर रहा हूं। लेकिन जब कोई एक्सपेंडिचर ये सोच के इनकर किया जाता है कि वो खर्चा 2 या 2 से ज्यादा यूनिट पर चार्ज किया जाएगा, उससे रिकवर किया जाएगा, तो वो कॉस्ट हमारे लिए बन जाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसका ऑल्टरनेटिव नाम आपको पता है ओवरहेड कॉस्ट है, और डायरेक्ट कॉस्ट का ऑल्टरनेटिव नाम आपके पास क्या है, प्राइम कॉस्ट। अब जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो आपको पता लग गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है उसके अंदर यदि मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ टेबल का, टेबल मेरा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को बनाने में, टेबल बनाने में मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, टिम्बर की।
किसकी जरूरत पड़ेगी? कारपेंटर की। तो जब मैंने कारपेंटर से पूछा कि जो टेबल मैं बनाना चाहता हूँ, उस टेबल को बनाने में मुझे टिम्बर के कितने पीसेस यूज करने पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि 4 पीस लगेंगे टिम्बर के। मैंने कहा एक पीस कितने का मिलेगा मार्केट में? उन्होंने कहा जो क्वालिटी आप चाहते हो वो क्वालिटी मार्केट में 300 रुपए के हिसाब से मिल जाएगी। मतलब 300 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो 1200 रुपए का टिम्बर यूज होगा एक टेबल बनाने में। यदि मैं टेबल बनवाना चाहता हूँ, चेयर बनवाना चाहता हूँ, तो चेयर का पूछ लूंगा मैं उनसे। तो बात चल रही है अभी टेबल की। कारपेंटर से पूछा थी उस टेबल को बनाने में आप कितने पैसे लोगे? उसने कहा जी मैं 1000 रुपए लूंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 4 टिम्बर के पीसेस तो 300 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए का आएगा। वो सारा का सारा खर्चा उस पर्टिकुलर टेबल पे लगेगा। कारपेंटर कहता है जी मैं 1000 रुपए लूंगा, इसका ना उसकी वेजेस उस पर्टिकुलर टेबल की है। फिर जितनी भी टेबल हमारे यहाँ पे बनेगी सबके डिजाइन क्या होंगे? अलग। तो ताकि जो कस्टमर हमारी टेबल खरीदना चाहता है उसको अट्रैक्टिव डिजाइन देखकर वो टेबल जल्दी से पसंद आ जाए और हम उससे क्या ले सकें? ज्यादा से ज्यादा पैसे ले सकें। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? डिजाइन एक्सपेंस होगा। डिजाइन एक्सपेंस हर टेबल पे डिजाइन का खर्चा अलग अलग होगा, क्योंकि जब कोई मैन्युफैक्चर अपनी शॉप पर बहुत सारी टेबल रखेगा और कस्टमर की दुकान पे आएगा, तो ऐसे केस में दिक्कत क्या होगी? यदि सभी टेबल का एक ही जैसा डिजाइन होगा तो कस्टमर कहेगा यार आउटडेटेड सामान रखा हुआ है, इसके पास तो नया डिजाइन है ही नहीं। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर टेबल पे अलग अलग डिजाइन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो हर डिजाइन का खर्चा अलग अलग होगा। ऐसे में वो डिजाइन का खर्चा हमारे लिए बन जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि टेबल 1 पे डिजाइन का खर्चा अलग होगा, टेबल 2 पे डिजाइन का खर्चा अलग होगा, टेबल 3 पे डिजाइन का खर्चा अलग होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल में हम कह सकते हैं जो टेबल बना रहे हैं उसमें जो फेविकॉल यूज हो रहा है, जो नेल्स यूज हो रहे हैं, वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब आप कहोगे सर फेविकॉल इनडायरेक्ट मटेरियल क्यों है? क्योंकि बेटा जो मैन्युफैक्चरर है वो जो फेविकॉल खरीदेगा वो एक टेबल के लिए नहीं खरीद के लाएगा, वो तो लीटर के हिसाब से खरीद के लाएगा। 2 लीटर का डब्बा लाएगा, 3 लीटर का, 10 लीटर का, 15 लीटर का, 50 लीटर का। अब मान लो उसने 50 लीटर का फेविकॉल का एक बॉक्स खरीद लिया। अब जितने भी उसके यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर फर्नीचर बन रहे हैं, चाहे वो टेबल बन रही है, चेयर बन रही है, सोफा सेट बन रहा है, डबल बेड बन रहा है, आपका ड्रेसिंग टेबल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? वो सबके लिए अलग अलग से फेविकॉल थोड़ी खरीद के लाएगा। तो वो क्या करेगा? जो फेविकॉल टेबल बनाने में लगा टेबल पे डाल देगा बटन, उसका चेयर पे लग रहा है चेयर पे डाल देगा। तो फेविकॉल का खर्चा उसने किया एक बार इनकर है, और उसका बटन वो सभी प्रोडक्ट पे डालेगा। तो ऐसे में जब कोई खर्चा इनकर करते टाइम मुझे पता चल जाए कि ये खर्चा किसी एक यूनिट को बनाने के लिए नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जा रहा है, या एक से ज्यादा यूनिट बनाने के लिए किया जा रहा है, तो वो कॉस्ट आपकी कौन सी कॉस्ट बन जाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फेविकॉल को कौन सा नाम दिया? इनडायरेक्ट मटेरियल। उसी तरीके से हम बात करते हैं इनडायरेक्ट वेजेस की, मैनेजर की सैलरी। अब मैनेजर यहाँ पे बेटा 3 तरीके के हो सकते हैं। एक मैनेजर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, प्रोडक्शन मैनेजर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड होगा वो जनरल मैनेजर, और जो सेल डिपार्टमेंट का हेड होगा वो सेल्स मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर भी हो सकता है। ठीक है ना? अब बहुत सारे आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी जहां पे मेन वर्कर जो काम कर रहा है वो एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े होकर काम कर रहा है। अब उसको किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करता है? दूसरे पर्सन को आवाज लगाता है और कहता है भैया ये सामान मुझे लाके दो, ताकि मैं अपनी प्रोडक्शन को जैसे कर रहा हूँ वो करता रहूं, बीच में रुका नहीं। अब मान लीजिए सपोज करते हैं कि कारपेंटर जो टेबल बना रहा है वो यदि अलग अलग जगह से बार बार टिम्बर लाके रखेगा तो उसे बार बार उठना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उससे कहीं ना कहीं जो उसकी काम करने की स्पीड है वो क्या होगी? प्रभावित होगी, अफेक्टेड होगी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट टाइम पे नहीं बना पाएगा या कम बना पाएगा, और प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसके लिए वो क्या करता है? एक हेल्पर रखता है अपने पास, ताकि जो सामान उसको चाहिए पकड़ने के लिए या उसकी हेल्प करने के लिए वो अपने पास रखता है। तो वो हेल्पर जो होता है वो कौन सी वेजेस मानी जाती है? इनडायरेक्ट वेजेस, क्योंकि हेल्पर को मंथली बेसिस पे पैसे दिए जाते हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो कारपेंटर है वो उसकी हेल्प टेबल बनाने में ले रहा है या चेयर बनाने में ले रहा है या सोफा सेट में ले रहा है। वो कहता है जी पैसे दो, काम लो मुझसे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वेजेस का बर्डन किसी एक टेबल एक चेयर पे नहीं आएगा, सब पे आएगा, जितना भी हम उसका यूज कर रहे हैं। फैक्ट्री का रेंट हो गया, लाइटिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारे खर्चे जो होते हैं वो किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैन्युफैक्चर इनकर नहीं करते, बल्कि जितने भी प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री में बन रहे हैं उन सभी को बनाने के लिए बेटा इनकर किए जाते हैं। इसलिए इन सब का बर्डन हमें क्या करना होगा? उन सभी प्रोडक्ट पे डालना पड़ेगा जितने प्रोडक्ट हमारे बने या जितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की है। तो सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जिनका बर्डन हम उन क्वांटिटी पे डालते हैं जो क्वांटिटी 2 या 2 से ज्यादा होती है। मतलब इनकर करते टाइम हमारे को साफ साफ पता होता है कि ये खर्चा किसी एक यूनिट के लिए नहीं गया, एक से ज्यादा क्वांटिटी बनाने के लिए किया गया है। तो आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। अभी तो मैंने एग्जांपल किसका लिया था? टेबल का। ठीक उसी तरीके से बेटा एग्जांपल हम किसका ले सकते हैं? शर्ट का।
अब शर्ट को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक टेलर की जरूरत पड़ती है, और वो टेलर जब हमारे पास आएगा या हम उसके पास जाएंगे, नॉर्मली हम उसके पास जाते हैं, हम उसके पास गए, हमने उससे पूछा भैया मेरे नाप की शर्ट बनानी है, बताइए कितना कपड़ा चाहिए। उसने मेजरमेंट किया और कहा 2 मीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट है आपके साइज की शर्ट बनाने के लिए। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे अपनी एक शर्ट बनाने के लिए मार्केट से 2 मीटर कपड़ा लाना पड़ेगा। 1 मीटर कपड़े की मान लीजिए कॉस्ट है 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, डिपेंड करता है आपको किस वैरायटी का कपड़ा चाहिए। मान लो मैंने 1000 रुपए वाला मीटर कपड़ा पसंद किया तो 2 मीटर के मुझे दुकानदार को 2000 रुपए देने पड़ेंगे। तो टेलर क्या कहता है, आपके शर्ट को बनाने के लिए यदि आप खुद भी लाएंगे तो भी 2000 रुपए लगेंगे, मैं लाऊंगा आपके लिए तो भी मुझे मटेरियल कितने रुपए का खरीदना पड़ेगा, 2000 का। इसका मतलब उस पर्टिकुलर शर्ट को बनाने के लिए कपड़े का जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 2000 रुपए आएगा। दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो उस शर्ट को बनाने के लिए आसानी से क्या हो सकती है, आइडेंटिफाई हो सकती है। टेलर कहते हैं कि मैं आपसे 1200 रुपए स्टिचिंग चार्जेस लूंगा इस शर्ट को बनाने के लिए। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर शर्ट की वेजेस कितनी होगी, 1200, दैट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उस शर्ट का डिजाइन कैसा हो, उस डिजाइन पे मतलब उस शर्ट को बनाने के लिए जो भी डिजाइन पे खर्चा किया गया होगा वो सारा खर्चा कौन सा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि मान लीजिए आपके घर में आपके पास में 10 तरीके की शर्ट है तो सभी शर्ट का सेम डिजाइन नहीं होता, किसी के कॉलर बड़े होते हैं, किसी के छोटे, किसी में 2 पॉकेट, किसी में 4 पॉकेट होती है, किसी में 1 पॉकेट होती है, ठीक है ना। तो सपोज करते हैं कि आप यदि एडवेंचर पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉकेट की रिक्वायरमेंट होगी। आप यदि ऑफिस में जा रहे हैं तो सिंगल पॉकेट है, आप यदि घूमने जा रहे हैं चेक शर्ट पहन रहे हैं तो 2 पॉकेट भी चल सकती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। डिजाइनर आप पार्टी में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको किसी पॉकेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं, उस पर ज्यादा अच्छा डिजाइन चाहिए, चमक होना चाहिए, ताकि लोग देखें तो उनको दूर से पता चल जाए यार बंदा बड़ा जबरदस्त लग रहा है, खुश हो गया, ये चीज है। तो ऐसे में टेलर जो धागा खरीद के लाता है वो धागा एक एक शर्ट के लिए नहीं खरीद के लाता, वो देखता है कि मार्केट में जो लोग हमारे यहाँ कपड़े सिलवाने आते हैं उनमें कौन कौन से कलर यूज होते हैं। तो उसने एक काम किया, जहां पे धागा मिलता है, थ्रेड मिलता है, वहां पे गया और उससे कहते कि मुझे सभी तरीके के कलर्स की 50 वो दे दो, मतलब लाइट ब्लू दे दो, डार्क ब्लू दे दो, ब्लू दे दो, मतलब ऐसे उसने ग्रीन के कई शेड ले लिए, रेड के कई शेड ले लिए, ब्लू के ले लिए, ब्लैक के कई शेड ले लिए, डार्क हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे में अब जो कलर का कपड़ा उसके पास आता है वो मैचिंग करके क्या करता है, उसका यूज कर लेता है। बट दिक्कत ये आती है कि जो धागा है वो पूरा का पूरा यूज नहीं होता। तो टेलर को भी पता चल गया कि जो थ्रेड वो खरीद के लेके आया वो किसी एक शर्ट के लिए नहीं लाया, बल्कि एक से ज्यादा शर्ट उस थ्रेड का यूज करके बन जाएगी। तो थ्रेड का खर्चा वो कौन सी कॉस्ट मान के चलता, अपना इनडायरेक्ट। तो एक मैं एग्जांपल भी देता हूं आपको। ये हमारे पास क्या है, कपड़ा, दैट इज रॉ मटेरियल, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या है, शर्ट है, शर्ट हमारे पास क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है ये, बस आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट में एंटर करना, घुसना है। वो चाहता क्या मुझसे, एक बार पता चल जाए। अब बीच में देखो यहाँ पर मैंने एक फोटो लगा रखी है जिसमें एक पर्सन, मुझे लगता है टेलर का काम कर रहा है, आपको भी यही लग रहा होगा, टेलर लुक आ रही है उसके पास में, मशीन का यूज कर रहा है, धागे भी उसके पास देखो कितने सारे कलर के पड़े हुए। तो देखेगा यार जो शर्ट में बना रहा हूँ उससे मैचिंग का कौन सा कलर सूट करता है, उसको लगता है इसमें यार ये ब्राउन यूज होगा तो ब्राउन लगाएगा, व्हाइट की जरूरत है तो व्हाइट लगाएगा, ठीक है ना। देखना पड़ेगा उसको कौन सा कलर चाहिए। तो ऐसे उसके पास, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जिसमें 6 आपको दिखाई दे रही है कलर थ्रेड के, ऐसे उसके पास तो बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि उस, अब इसमें मान लीजिए 100 मीटर वो है धागा, जो थ्रेड है वो कितने मीटर है, 100 मीटर, शर्ट में लगना 5 मीटर। तो इसका मतलब एक रील से कितनी बार शर्ट बन सकती है 5 मीटर के हिसाब से, 20 बार। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक शर्ट में 20 बार सिलाई कर देगा, मजबूती देता हूं आपको, 20 बार सिलाई करके दूंगा, उतनी बार सिलाई करेगा कपड़ा क्या हो जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट कितनी बार की है, एक बार की, तो एक बार ही करेगा ना। तो अभी भी उसके पास में जो रील बची होगी धागे की, थ्रेड, वो 95 मीटर तो अभी भी बचा होगा ना। अब वो किसमें यूज करेगा, दूसरी शर्ट बनाने में। फिर उसमें 5 मीटर यूज हो गया तो फिर 90 बचेगा। किसी में 6 मीटर भी यूज हो सकता है, डिपेंड करता है बंदे का साइज बड़ा है तो, हैवी है, मान लो मेरे साइज में 5 मीटर लग रहा है तो मेरे से कम वाले में कम लगेगा, मेरे से ज्यादा वाले में ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं कि जिस जगह ये टेलर शर्ट को बना रहा है उस जगह का उसने क्या दिया होगा, रेंट भी दिया होगा। इस मशीन का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन भी लगेगा। मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, ठीक है, तो पावर भी लगेगी। मैंने कहा था ना मशीन को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो क्या होती है,
पावर। अच्छा, यहाँ पे बल्ब लगे होंगे, ट्यूबलाइट लगी होगी, अंधेरे में तो काम नहीं कर रहा होगा, रोशनी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, कहीं ना कहीं किसका इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी मशीन में थोड़ी लग रही है, अदर देन मशीनरी है, दैट इज कॉल्ड लाइटिंग। ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, थ्रेड, मतलब कि इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। अच्छा, ये जो टेलर है वो सही काम कर रहा नहीं कर रहा फैक्ट्री के अंदर, उसे चेक करने के लिए हमने एक पर्सन को भी अपॉइंट कर रखा है। वो कौन है, सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर की सैलरी भी होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे खर्चे हैं जो हमें इनकर करने पड़ते हैं, तब जाके ये रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट होगा, ये रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट होगा, शर्ट में कन्वर्ट होगा। इसमें बटन भी लगे होंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो बटन की जो कॉस्ट होगी वो कौन सा मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। जो उसके टूल्स यूज कर रहे हैं, सीजर हो गया, जो भी इंची टेप है उसके पास में, वो सारे के सारे आपके पास क्या होगा, कौन सा मटेरियल होगा, ना इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर भी नहीं है, वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है जी। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो एग्जाम्पल को बनाने में, समझने में भैया बड़ी मेहनत लगती है, फोटो ढूंढने में गूगल पर सर्च करना पड़ता है, तब जाके सारी चीजें मिलती हैं। तो अब शर्ट तो मार्केट में मेरे को बनी बनाई गूगल पे दिखाई दे गई थी, लेकिन कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा, तो मुझे क्या करना पड़ा, इसको बड़ा करना पड़ा और उसका थोड़ा सा कपड़ा क्रॉप करना पड़ा, तो फिर रॉ मटेरियल की फॉर्म दिखा दी आपको मैंने। ठीक है ना। और ये फोटो ढूंढी हमने। तो कहने का मतलब क्या है कि क्रिएटिव बनाने के लिए लेक्चर को क्या करना पड़ता है, सारी चीजें ढूंढनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है, सब चीजों में बड़ी मेहनत लगती है। पर ये डायग्राम से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि शर्ट बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है टेलर को। खाली टेलर की जरूरत नहीं है, कपड़े की जरूरत नहीं है, डिजाइन की जरूरत नहीं है, डिजाइन के अलावा भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जो भी चीजें एक टेलर को कपड़े के अलावा चीजें चाहिए, वो भी तो सारे खर्चे हैं मेरे। अब वो खर्चे कुछ दिखाई भी देते हैं, कुछ खर्चे दिखाई नहीं देते। टेलर दिखाई दे रहा है, लेकिन टेलर रोशनी में खड़ा है, वो रोशनी नहीं दिखाई दे रही, लाइटिंग नहीं दिखाई दे रही आपको। कैंची दिखाई दे रही है, लेकिन उसका यूज नहीं दिखाई दे रहा आपको। धागा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका यूज नहीं दिखाई दे रहा। आप शर्ट खरीदने जाते हैं तो आप कपड़ा लगा के देखते हैं, हाथ लगा के देखते हैं या कैसी क्वालिटी का कपड़ा, लेकिन कभी किसी ने धागा निकाल के देखा, धागा कितना मजबूत है, कोई नहीं चेक करता। तो धागे पे ध्यान नहीं जाता, किस पे ध्यान जाता है, कपड़े पे। तो कस्टमर की नजर में मेन क्या है, कपड़ा, ना कि धागा। बस समझ में आ रही, ये सारी चीजें। हाँ जी। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ। चलिए अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना है कॉस्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ठीक है ना। आप भी लिख लो। आपको ये बताना है कि डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, या डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि टिम्बर क्या चीज है। तो एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट मटेरियल, डीएम का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। ऐसे सारे आंसर्स आपको लिखने, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, बताना मुझे। चलिए बताइए जल्दी से। हाँ जी, टिम्बर को हम कह सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल। हाँ जी, मैनेजर सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट वेजेस कह सकते हैं। डेप्रिशिएशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फ्यूल, हाँ जी, टेलर चार्जेस, डायरेक्ट वेजेस, सही जवाब। हाँ जी, डिजाइन एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस है। सुपरवाइजर सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर। इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। थ्रेड, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है ना। ऑयल, इनडायरेक्ट मटेरियल। फेविकॉल नील्स, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्योंकि जो ऑयल है वो भी तो हम छू सकते हैं ना, है तो मटेरियल ही। बट जब वो लुब्रिकेंट ऑयल लेके आते हैं तो वो किसी मशीन में जब डालते हैं लुब्रिकेंट ऑयल, तो मशीन एक तो आवाज कम करे और स्मूथली चले। तो वो जब मशीन चलेगी वो किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए चलेगी या सबके लिए चलेगी, तो इसलिए खर्चा क्या हो गया, सब, सबका मतलब इनडायरेक्ट। अब वो फिजिकल फॉर्म में हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो मटेरियल है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी, इतना, ये सारी चीजें। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये सारी चीजें मैं इतनी डिटेल में क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि आज की क्लास में जो अभी हम एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कॉस्ट शीट,
उसका बेस है, मतलब वहां पे आपसे गलती नहीं होगी कौन सी चीजों को कहां पर लिखना है। जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, पूरी कॉस्टिंग के अंदर सबसे ज्यादा तंग बच्चों को कौन करता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट तो आसानी से पता चल जाती है ना, जो चीज आसानी से पता चलती है वो सिंपल होती है, और जो आसानी से ना पता चले वही तो कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को एलिमेंट वाइज हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन यदि मैं डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करूं, किसके हिसाब से बात कर रहा हूं? डिपार्टमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला डिपार्टमेंट जहां पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, उस जगह को हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री। जहां पे गुड्स को बेचा जाएगा, सेल डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। और एक आपके पास क्या है? मैनेजमेंट, उसे कहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो कितने डिपार्टमेंट हो गए? 3 हो गए। फैक्ट्री डिपार्टमेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। अब फैक्ट्री के अंदर भी रेंट जाता है, ऑफिस का भी क्या जाएगा? रेंट जाएगा। सेल्स डिपार्टमेंट का भी क्या जाएगा? रेंट जाएगा। तो रेंट तो मेरे लिए कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसका ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री पे भी लग रहा है, ऑफिस पे भी लग रहा है, और किस पे लग रहा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों जगह रेंट जा रहा है ना। बट फर्क क्या है? यहां जो रेंट है वो क्या नाम है? फैक्ट्री रेंट। यहां पे नाम क्या है? ऑफिस रेंट। यहां पे क्या नाम क्या है? शोरूम रेंट। रेंट के नाम भी अलग अलग हो गए। यहां पे नाम क्या हो गया? फैक्ट्री रेंट। यहां पे नाम क्या हो गया? ऑफिस रेंट। यहां पे नाम हो गया शोरूम रेंट। उसी तरीके से जो मैनेजर है, मैनेजर सैलरी, मैनेजर की सैलरी यदि फैक्ट्री के लिए इनकर की जा रही है तो उसे हम कहते हैं कौन सी सैलरी? प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन मैनेजर। यदि वही मैनेजर ऑफिस डिपार्टमेंट का काम संभाल रहा है, वही मैनेजर यदि ऑफिस डिपार्टमेंट का काम संभालता है तो उसको फिर प्रोडक्शन मैनेजर नहीं कहते, उसको कहते हैं जनरल मैनेजर। क्या कहते हैं? जनरल मैनेजर। और यदि मैनेजर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का काम संभाल रहा है तो उसको बोलते हैं सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। तो मैनेजर भी क्या हो गए? 3 कैटेगरी के हो गए। यहां तो सिर्फ मैंने मैनेजर सैलरी लिखी है, बट मैनेजर भी कितने तरीके के हो गए? 3। प्रोडक्शन मैनेजर, यहां पे हो गए जनरल मैनेजर, और यहां हो गया सेल्स मैनेजर। इस तरीके से यदि हम देखें तो रेंट कहने को तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री पे भी इनकर होता है, ऑफिस पे भी होता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे भी। उसी तरीके से मैनेजर की सैलरी, यदि वो मैनेजर फैक्ट्री का मैनेजर है तो प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी उसको मिलेगी। यदि मैनेजर ऑफिस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है तो उसको जनरल मैनेजर के नाम से सैलरी मिलेगी, उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी? जनरल मैनेजर। यदि वो सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो उसका नाम क्या होगा? सेल्स मैनेजर। मार्केटिंग का मैनेजर है तो मार्केटिंग मैनेजर। बस समझ में आ रही है मेरी? हाँ जी। इनडायरेक्ट मटेरियल की यदि बात की जाए तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हाँ जी, प्रिंटिंग स्टेशनरी का यूज तो तीनों डिपार्टमेंट में होता है। फैक्ट्री में भी प्रिंटिंग स्टेशनरी होती है। भाई वर्कर को हम क्या देते हैं? लेआउट बना के देते हैं कि तुम्हें ऐसे काम करना है, तो कहां पे प्रिंट निकालोगे? प्रिंटर से निकालोगे। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी कहां पे यूज हो रही है? फैक्ट्री में भी यूज हो रही है। प्रिंटिंग स्टेशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी यूज होगी, प्रिंटिंग स्टेशनरी सेल डिपार्टमेंट में भी यूज होगी, सब जगह यूज होगी। तो यहाँ पे तो प्रिंटिंग स्टेशनरी कहने के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल है, बट यूज तो तीनों जगह हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझो, वो प्रिंटिंग स्टेशनरी मैनेजर सैलरी रेंट जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है
उसे फैक्ट्री का खर्चा माना जाएगा। ये तीनों खर्चे यदि ऑफिस यूज हो रहे हैं, ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, तो वो खर्चा किसके नाम पे रिकॉर्ड होगा? ऑफिस के नाम पे रिकॉर्ड होगा। यदि ये तीनों खर्चे सेल डिपार्टमेंट में यूज हो रहे हैं, तो खर्चा किसका माना जाएगा? सेल डिपार्टमेंट का। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके पेरेंट्स ने, फादर ने, सपोज करते हैं 2 किलो एप्पल सेब खरीद के लाए। कितने किलो एप्पल लेके आए? 2। तो खर्चा तो 2 किलो एप्पल का हो गया। 1 किलो यदि 200 रुपए के, तो 2 किलो कितने के हो गए? 400 रुपए के। एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझना। अब वो जब सुबह लेके आए, तो 2 किलो 200 रुपए के हिसाब से कितने रुपए उनके खर्च हो गए? 400 रुपए खर्च हो गए। जब वो शाम को आए, तो उन्होंने देखा 2 किलो एप्पल खत्म हो गए, उनके लिए बचा ही नहीं। अब उन्होंने अपने बड़े बेटे से पूछा, बेटे तूने कितने एप्पल खाए? पापा मैं तो खाता ही नहीं एप्पल, मुझे नहीं पता। छोटे बेटे से पूछा, मुझे भी नहीं पता। बेटी से पूछा, मुझे भी नहीं पता। वाइफ से पूछा, मुझे भी नहीं पता। जब सब कह रहे हैं मुझे ही नहीं पता, इसका मतलब किसी ने खाया ही नहीं, तो फिर गए कहां? तो फादर बड़ा परेशान था। यार रोज ऐसे ही होता है, रोज मैं फल खरीद के लाता हूँ, फ्रूट्स खरीद के लाता हूँ, और शाम को जब मेरी बारी आती है ऑफिस से, जब मैं आके खाने की कोशिश करता हूँ तो मिलता ही नहीं। और सबसे पूछता हूँ तो सब कहते हैं मैं तो खाता ही नहीं हूँ, हमें तो फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते। तो फादर ने क्या किया, हिडन कैमरे लगा दिए घर में, 2-3 जगह जहां पे वो फ्रूट्स रखते हैं। बच्चे स्कूल गए थे, वाइफ मार्केट गई थी, उन्होंने बुलाया फटाफट से कैमरे वाले को। उसने कहा यार कैमरे लगा दे फ्रूट्स के ऊपर जहां मैं रखता हूँ, पता तो चले यार ये रोज जाते कहाँ है, खाता भी कोई नहीं है, और रोज मेरे पैसे भी खर्च हो रहे हैं। वाइफ से पूछता हूँ तो वाइफ बना कर देती है, बच्चे पूछते हैं बच्चे। फिर वो अगले दिन फिर वो 2 किलो सेब लेके आए। 1 किलो में 5 सेब थे, 2 किलो में कितने हो गए? 10। जो बड़ा बेटा कहता है जी मैं तो फ्रूट्स खाता ही नहीं, देखा उसने 4 पीस खाए थे। कैमरे में डायग्नोस क्या हुआ, कितनी बार उसने निकाला? 4। तो 10 में से बड़े बेटे ने कितने खाए? 4। छोटे से पूछा, वो कहता मैं तो देखता भी नहीं था, देखा उसने कितने पीस लिए? 3। बेटी ने कितना लिया? 1। 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए ना। सबसे पहले के 4, फिर दूसरे के 3, फिर 1, 8 हो गए। वाइफ ने कितने लिए? 2। वाइफ भी कहती मैं नहीं खाता था, तभी तो 10 के 10 खत्म हो गए। तो शाम को हस्बैंड ने फिर पूछा कि भाई कहां गए फ्रूट्स? उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हम तो खाते ही नहीं है। फिर सबके मोबाइल पे हमने क्या भेजा? रिकॉर्डिंग भेजी, और हमने कहा भी एक बार रिकॉर्डिंग देख लो। तो रिकॉर्डिंग देखी तो पता लगा बेटे 1 B1, बड़े बेटे का नाम क्या रखा है? B1। कितने एप्पल लिए थे उसने? 4। दूसरे ने 3, फिर लड़की ने 1 और वाइफ ने 2। आइडेंटिफाई हो गया ना। तो अब हिडन कैमरे से हमने क्या किया, जो कॉमन खर्चा मैं कर रहा था 400 रुपए का, वो मैंने क्या किया, बेटे 1 पे कितने एप्पल का खर्चा डालूंगा? 4 का। बेटे 2 पे 3 का। बेटी पर 1 का, और वाइफ पे 2 का। एलोकेशन हो पाया ना। खर्चा मैंने कॉमन किया था, फैमिली के लिए तो लाया था, ये सोच के भाई वो भी खाएंगे मैं भी खाऊंगा, मेरा तो नंबर आ ही नहीं रहा। और ये बताने को राजी नहीं है, हमेशा यही कहते थे बिल्कुल बेकार होता है, फ्रूट तो लाना ही नहीं चाहिए, वेस्टेज ऑफ मनी है, और सबसे पहले यही खाते हैं। तो समझने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं आपको, मतलब मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको कि जब कोई खर्चा कॉमन इनकर किया जाता है और उसका बेनिफिट एक से ज्यादा लोग लेते हैं, वो खर्चा कौन सा हो जाता है? इनडायरेक्ट। अब पॉइंट ये है कि 4 सेब का बटन मुझे किस पे डालना है? अच्छा टोटल सेब थे कितने, एप्पल कितने थे? 10। कितने रुपए के? 400 के। एक कितने का हो गया? 40 का। तो पहले बच्चे पे बटन कितना आएगा? 4 × 40 160 रुपए। दूसरे पे कितना आएगा? 3 × 40 120। लड़की ने कितने एप्पल खाए थे? 1, 40, और वाइफ ने 2, 80। अब वाइफ भड़क गई अपने हस्बैंड पे, अब तुम मेरे से एप्पल का भी हिसाब किताब मांगोगे, 80 रुपए के एप्पल खाए मैंने। उन्होंने कहा मैं हिसाब किताब नहीं लगा रहा, बता रहा हूं किसके ऊपर कितना खर्चा हुआ है। तो उसी तरीके से जो मैनेजर को सैलरी दी जा रही है, हमें पता लगाना पड़ेगा कौन से मैनेजर का खर्चा किसके ऊपर कितना डालना है, रेंट का बर्डन किस डिपार्टमेंट पे कितना है, हमें पता होना चाहिए, ताकि किस पे ज्यादा हो रहा है किस पे कम। अब वाइफ ने 2 खाए ठीक है, लड़की ने 1 खाए वो भी ठीक है, लेकिन जो 2 बेटे हैं उसने 4 एप्पल खा लिए, उसको सोचना चाहिए कि बाप के लिए भी कुछ बचा के रखना चाहिए था। तो सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे? बड़े बेटे को पकड़ेंगे, जो कहता था मैं तो एप्पल को छूता भी नहीं, देखता भी नहीं, वो कितने खा रहा है, बिना देखे ही 4 खा रहा है, देखता तो कितना खाता फिर। तो हम उसको समझाएंगे प्यार से कि बेटा कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो जब भी तू एप्पल उठाएगा पता चल जाएगा कितने उठाए हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं? कंट्रोल कर सकता हूं, समझा सकता हूं। पहले मैं समझा नहीं पा रहा था क्योंकि एविडेंस नहीं था, मेरे पास क्या है? एविडेंस है। तो मैं अपने एप्पल्स को क्या कर रहा हूं?
डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं और समझा रहा हूं कि कौन ओवर यूज कर रहा है, कौन कम यूज कर रहे हैं। यदि फैमिली में 5 लोग हैं, लड़का एक था, 2 लड़के हैं, 1 लड़की वाइफ और एक खुद, 5 है। एप्पल कितने थे? 10। तो हर के लिए कितने? 2। तो वाइफ ने कितने यूज किए? 2। उसको समझाना बेकार है, समझाना ही नहीं है। लाए कितने थे उनके लिए? 2। यूज भी कितने किए? 2। लेकिन लड़की के लिए लाए कितने थे? बेटी के लिए अपने 2, और यूज कितना हुआ? तो उसको क्या कहेंगे? भैया आपके लिए कितने आए थे? 2, और आपने यूज कितना किया? 1। आप एक और यूज कर सकते हो। जिसने 4 यूज किया उसको क्या समझाएंगे कि भाई तूने 2 ज्यादा यूज कर लिए, कल से 2 ही लेना। कोई ना खाए तो उससे पूछ लेना, पहले फोन करके पूछ लेना तेरे को खाना है या नहीं खाना। वो कहते नहीं खाना तो आप उसका यूज कर सकते हो, बट ये नहीं कि बिना पूछे किसी का शेयर ले लें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस में, सेलिंग डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, सभी डिपार्टमेंट की कॉस्ट को सेपरेट कैलकुलेट करते हैं, ताकि पता चले किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ज्यादा है, किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कम है। क्योंकि यदि एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो बिजनेस की टोटल कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी, और कस्टमर उतने पैसे हमें देगा नहीं। बात समझ में आ रही? सपोज करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का काम होता है सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को बढ़ाना। तो यहां पे मार्केटिंग का खर्चा होता है। सेल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? सेल्स को बढ़ाना, सेल्स प्रमोट करना, मार्केटिंग। अब एक मैन्युफैक्चरर जिसने एक नया तरीके का पेन बनाया है, जो पेन मैं यूज कर रहा हूं, ये सिर्फ ये पेन किस पे चलता है? इस बोर्ड पे चलता है, और कहीं नहीं चलेगा। आप अपनी कॉपी पे यूज कर लो, चलेगा ही नहीं, ये सिर्फ इस पे चलता है। अब मेरे जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं, इस पेन का एड उन्हें कहां करना चाहिए हिंदुस्तान में? स्कूल के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, या कोचिंग इंस्टीट्यूट में? कहां पे? ऐसी जगह जहां पे इन पेन की रिक्वायरमेंट हो, ऐसे बोर्ड की रिक्वायरमेंट हो। राइटिंग पैड बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? राइटिंग पैड। तो ये पेन कहां पे यूज होता है? सिर्फ राइटिंग पैड पे। तो जो लोग इस राइटिंग पैड को यूज करेंगे, उसी जगह इस पेन की रिक्वायरमेंट भी होगी। अब मेरा जो मार्केटिंग का बंदा है, वो दिल्ली के 50 स्कूलों के बाहर खड़ा हो गया टेंट लगा के, एक पेन नहीं बिका। क्योंकि बच्चा पूछा जी ये पेन कितने का और किस पे चलेगा? हम कहते हैं ये पेन 3000 रुपए का है और चलेगा किस पे? राइटिंग पैड पे। टोटल जो कॉस्ट है वो 12000 रुपए है। 9000 का बोर्ड है, 3000 का पेन है, टोटल कितना हो गया? 9 और 3 12000। स्टूडेंट देखता है, हंसता है और चला जाता है, क्योंकि वो 12000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि उसके काम का नहीं है ना। उसकी कॉपी कहां पे चेक होगी? स्कूल में। स्कूल में टीचर को दिखेगा ही नहीं, इनविजिबल, पिटाई अलग पड़ेगी उसकी, ये बेवकूफ बना रहा बच्चा हमारे को, ना कॉलेज में चलेगा वो। तो ये राइटिंग पैड कहां पे यूज होगा? पढ़ाने के लिए यूज होगा। तो जहां भी फैकल्टीज इस राइटिंग पैड का यूज करेंगे, वहीं पे इस पेन की रिक्वायरमेंट भी है। तो हमें कहां पे ऐड करना चाहिए? ऐसी जगह इस पेन का ऐड करना चाहिए, इस बोर्ड का ऐड करना चाहिए, जहां पर ये लोग यूज करेंगे। तो कोचिंग इंडस्ट्री होगी, वहां पे इसका यूज होता है। या फिर कहां पे यूज होता है? बड़े बड़े ऑफिस जो होते हैं, जो प्रोजेक्टर के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन देते हैं, वहां पे यूज होता है। जो कॉलेज हो गए बड़े लेवल के, एमबीए लेवल के हो गए, वहां पर इस तरीके की प्रेजेंटेशन होती है, वहां पे यूज होंगे। तो जहां पर हम हाथ से लिखें और वो किस पे चला जाए? कंप्यूटर पे चला जाए, कंप्यूटर से डिस्प्ले हो, वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मुझे ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी। अब मैंने क्या किया, मार्केटिंग का खर्चा पूरे दिल्ली के जितने कॉलेज स्कूल थे सब जगह कर दिया, 20 लाख का खर्चा हो गया, और एक पेन का ऑर्डर नहीं आया। पैसे क्या हुए? कस्टमर देगा 20 लाख रुपए आपको? नहीं। तो उसका मतलब कौन से डिपार्टमेंट ने पैसे ज्यादा खर्च कर दिए लिमिट से? सेल डिपार्टमेंट। पता लगाएंगे। आपके घर में सेब किसने ज्यादा खाए थे? सबसे बड़े बेटे ने। तो समझाएंगे किसको? सबसे बड़े को। कैमरा जब तक नहीं था, पता ही नहीं चल पा रहा था किसने ज्यादा खाया किसने कम खाया। उसी तरीके से जब रेंट का पैसा जा रहा था, सैलरी का पैसा जा रहा था, स्टेशनरी का पैसा जा रहा था, तो ये नहीं पता चल रहा था कि किस डिपार्टमेंट ने स्टेशनरी ज्यादा यूज की, किसका रेंट ज्यादा है, किसकी सैलरी ज्यादा है। जैसे ही मैंने उसको फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग डिपार्टमेंट में बांटा, तभी तो मुझे पता चला किस डिपार्टमेंट का खर्चा ज्यादा, किस डिपार्टमेंट का खर्चा कम है। तो जहां मैन्युफैक्चर अपनी कॉस्ट को क्या करना चाहता है? कंट्रोल करना चाहता है, वहां वो अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को किसके हिसाब से बांटते हैं? डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि मैन्युफैक्चर अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिपार्टमेंट के हिसाब से क्यों बांट रहा है, तो आप क्या कहोगे? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। कितने डिपार्टमेंट हो गए? 3। फिर से रिपीट करूं? आया समझ में? चलिए देखिए भाई, खर्चा इनकर करना आसान होता है, कोई भी पैसे खर्च कर सकता है। दिक्कत कहां आती है?
उस खर्चे को वसूल करना। खर्चा आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन खर्चा इनकर करने के बाद जब तक वो खर्चे के पैसे वापस नहीं आएंगे, मैं दोबारा से वो काम नहीं कर पाऊंगा ना। ठीक है जी। तो ये बात कहां यूज होगी, थोड़ी देर में अभी यूज होगी। कॉस्ट इनकर करना और एक होता है कॉस्ट को रिकवर करना। इनकर कौन करता है, मैन्युफैक्चर। रिकवर किससे करेगा, कस्टमर से। तो कस्टमर बेवकूफ है कि जितने पैसे मांगोगे दे देगा आपको। आज मैं कहूँ ये पेन 5 लाख का, मुझे 5 लाख दे रहे हो, तो दे दोगे आप? जो पेन 2000 का नहीं है उसके मैं 2 लाख रुपए मांग रहा हूँ, कौन देगा, कोई भी नहीं देगा। मैं कहूंगा भाई साहब मार्केटिंग पे 20 लाख रुपए लग गए थे, वो पैसे का बर्डन मैं किससे लूंगा, कस्टमर से। तो कस्टमर कहता है मार्केटिंग तुमने गलत जगह की है। नुकसान किसकी वजह से हुआ, आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से, मैनेजमेंट का गलत डिसीजन की वजह से। स्कूल कॉलेज में ऐड थोड़ी करना था, कहां पे करना था, जहां पे इस पेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले मार्केट को सर्च करना था कि ऐसे पेन की रिक्वायरमेंट कहां पे होगी, ऐसे राइटिंग पैड की रिक्वायरमेंट कहां पे होगी। वहां पे होगी जहां पे पढ़ाने का स्टाइल क्या होगा, कि बंदा लिखेगा वो चीज पहले कहां पे जाएगी, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। लैपटॉप से क्या होगा, डिस्प्ले होगा, वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले पता लगाओ कहां पे ये सारी चीजें होती हैं। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती हैं, जहां पे मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती हैं, बहुत एमबीए कॉलेजेस में होती है, ठीक है जी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में होती है। तो वहां पे आपको इसका क्या करना चाहिए था, एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, ना कि स्कूल में या जो छोटे छोटे कॉलेज होते हैं उनमें। वेस्टेज ऑफ मनी। तो कस्टमर कहते हैं मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। तो पैसा तो लग गया लेकिन रिकवर नहीं हुआ, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ। किसको पकड़ूंगा मैं अब, सेल्स मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर को, कि भाई तेरी जॉब तो खत्म, कल से मत आना। जब तेरे को यही नहीं पता ऐड कहां पे करना है, तो तेरे को रख के कोई फायदा नहीं है। और यदि उसने मान लीजिए सिर्फ 10,000 रुपए का खर्चा किया होता, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाता या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता और वहां से 50 ऑर्डर लेके आता या 100 ऑर्डर लेके आता, तो मेरे को फायदा होता ना, कि पैसे कम लगे और ऑर्डर कम मिलता जाता, तो मेरी सेल बढ़ती, पैसे मिलते, रेवेन्यू आता, प्रॉफिट आता। तो किसी काम करने से जब रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट आता है, तब तो वो काम ठीक है। लेकिन ना रेवेन्यू आ रहा है, ना प्रॉफिट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा और पैसे बर्बाद हो रहे हैं, वो तो लॉस है ना। तो पैसे इनकर करना आसान होता है, रिकवर करना मुश्किल होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी हमने डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर 3 चीजें लिखी थी, आपको याद होगा। डायरेक्ट कॉस्ट में कितनी चीजें लिखी थी, 3। डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा क्या लिखा था, डायरेक्ट वेजेस, और तीसरा क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट मटेरियल को हमने डिटेल में समझा था, टिम्बर हो गया, शर्ट में कपड़ा हो गया, प्लास्टिक चेयर जिसपे आप बैठे हुए हैं, इसमें जो प्लास्टिक यूज हो रही है वो डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है ना। जो रिमोट कंट्रोल बना रहा हूं इसमें प्लास्टिक यूज हो रही है, डायरेक्ट मटेरियल है। ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ब्लैक कलर की जो प्लास्टिक दिखाई दे रही है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। इसको बनाने वाला जो पर्सन होगा, जो मशीन पे खड़े होकर इस पेन को बनाएगा, उसकी लेबर क्या होगी, डायरेक्ट लेबर होगी। कारपेंटर डायरेक्ट लेबर है, टेलर डायरेक्ट लेबर है। वो सारे एग्जांपल मुझे दिखाई दे रहे थे, समझ में आ रहे थे, लेकिन जब मैंने वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा तो बार बार मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, जब मैं स्टूडेंट था आपकी तरह, यार ये सारी चीजें होती क्या है सर, तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस बोले जा रहे हैं। और उसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैंने किसका दिया था, डिजाइन एक्सपेंस का। डिजाइन एक्सपेंस के अलावा भी बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं किसमें, डायरेक्ट एक्सपेंस में, जैसे रॉयल्टी। अब रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, रॉयल्टी का मतलब होता है जब आप किसी के एफर्ट्स के, किसी की नॉलेज के, किसी स्किल को यूज कर रहे हैं किसी पर्सन की, तो वो बदले में आपसे क्या लेता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। जैसे एक होता है पब्लिशर जो बुक पब्लिश करता है, एक होता है राइटर जो उस बुक को क्या करता है, लिखता है, डिजाइन करता है। बात समझ में आ रही है। तो सपोज करते हैं आप अकाउंट्स के बंदे, कॉमर्स बैकग्राउंड है आपका, और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉमर्स की बुक होती है, अकाउंट्स की यदि 11th 12th की बात करते हैं, तो यहाँ पे चलती है टीएस ग्रेवाल। क्या चलती है, टीएस ग्रेवाल। अब टीएस ग्रेवाल जो अपनी बुक बनवाते हैं वो सुल्तान चंद पब्लिशर से बनाते हैं, या एस चांद, एक ही फैमिली के 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एस चांद कह दो या सुल्तान चंद एंड सन्स कह दो, वहां से बुक बनती है। सपोज करते हैं एस चांद से बुक बन रही है, तो टीएस ग्रेवाल वालों ने बोला एस चांद से कि भाई जो बुक आप मुझसे बनवा रहे हो उसके तो पैसे आपने दे दिए, लेकिन बुक के ऊपर आप मेरा नाम भी लिख रहे हो। आपने पैसे किसके दिए, बुक के अंदर जो कंटेंट है, मटेरियल है, उसके पैसे आपने मुझे दिए, लेकिन हर बुक पे किसका नाम लिख रहे हो, मेरा नाम भी लिख रहे हो। तो उसका नाम, मेरे नाम को यूज करके बुक बेच रहे हो, मुझे उसके भी पैसे चाहिए। किसके पैसे चाहिए, मेरे नाम के। तो एस चांद ने 20 लाख रुपए दे दिए थे जो बुक के अंदर कंटेंट लिखा हुआ था अकाउंट्स का। अब वो कहते हैं जितनी बुक आप प्रिंट करोगे मेरे नाम से, हर बुक के मेरे नाम के मुझे 10 रुपए चाहिए।
20 लाख तो मिल गए उसको, जो उसने काम किया उस काम के पैसे मिल गए उसको। अब बुक के ऊपर यदि एक बुक के 10 रुपए मिल रहे हैं और 1 लाख बुक बनाई, 50,000 11th की, 50,000 किसकी 12th की, तो 1 लाख बुक बनी। 1 लाख बुक का 10 रुपए के हिसाब से कितना हुआ 10 लाख। 10 लाख रुपए से क्या मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी। किसको मिलेगी, टीएस ग्रेवाल को। किससे मिलेगी, एच चांद से। कब मिलेगी, जब 1 लाख क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पे टीएस ग्रेवाल वालों ने एग्रीमेंट किया किससे, एच चांद से, या एच चांद ने एग्रीमेंट किया किससे, टीएस ग्रेवाल से, कि हम आपको रॉयल्टी किस पे देंगे, प्रोडक्शन पे। तो यहां पे यदि 10,000 यूनिट बनी और 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं रॉयल्टी का, तो अमाउंट कितना होगा 1 लाख। 1 लाख क्वांटिटी बनेगी तो 10 रुपए के हिसाब से कितना देगा 10 लाख। तो यदि क्वांटिटी के हिसाब से हम रॉयल्टी दे रहे हैं तो क्वांटिटी दो हो सकती है, कौन कौन सी, या तो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो सकती है या क्वांटिटी क्या हो सकती है, सोल्ड। एच चांद का एग्रीमेंट क्या है, जितनी हम बनाएंगे उसके हिसाब से पैसे देंगे। तो रॉयल्टी बेस्ड ऑन क्या होगी, प्रोडक्शन। वो कहते हैं जितनी हम बेचेंगे हम उसके पैसे आपको देंगे। तो रॉयल्टी ऑन क्या होगी, क्वांटिटी सोल्ड हो गई। तो रॉयल्टी किस पे निकल सकती है, प्रोडक्शन पे भी निकल सकती है और क्वांटिटी सोल्ड पे भी हो सकती है। तो जहां पे रॉयल्टी पर यूनिट पता होती है, किसमें होती है, पर यूनिट में। यदि रॉयल्टी पर यूनिट में आपको पता है और आप उसे बाद में अमाउंट में निकालते हो, तो वो रॉयल्टी कौन सा एक्सपेंस बन जाती है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहां पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है CAS 10, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। जब हम कॉस्ट अकाउंटेंट से कॉस्टिंग की कैलकुलेशन करवाते हैं तो उन्हें कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। उन स्टैंडर्ड में से एक स्टैंडर्ड का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जो किसके लिए बनाया गया, डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए। कैरेज इनवर्ड कौन सा एग्जांपल है, डायरेक्ट एक्सपेंस का। मोल्ड का मतलब क्या होता है, मोल्ड का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ढांचा। कुछ लोग सांचा भी कह देते हैं, कुछ लोग ढांचा भी कह देते हैं, सांचा कह लो। कहने का मतलब क्या हुआ, ये आप एक प्लास्टिक चेयर देख रहे होंगे, ये कौन सी चेयर है, प्लास्टिक चेयर। लेकिन इस प्लास्टिक चेयर को बनाने के लिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, मोल्ड दिखाई दे रहा है। ये दो पीसेस को आपस में क्या करेंगे, चिपकाएंगे और मशीन की हेल्प से प्लास्टिक को मेल्ट करके इसमें क्या करेंगे, प्रेशर से फिल करेंगे, प्रेशर से फिल करेंगे। और जहां जहां गैप होगा वहां पे वो प्लास्टिक जाके शेप ले लेगी। और इस तरीके से 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद जो भी उनका प्रोसेसिंग टाइम है, वो प्रोसेसिंग टाइम कंप्लीट होने के बाद जब उसको वापस खोलेंगे तो आपको क्या दिखाई देगी, प्लास्टिक चेयर बनके दिखाई देगी। तो ये प्लास्टिक चेयर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, इस मोल्ड की जरूरत पड़ती है। मोल्ड का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ढांचा, सांचा भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को। स्पेशल टूल्स, स्पेशल टूल्स का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कोई हमें टूल्स ऐसे चाहिए जो आमतौर पे सब जगह यूज नहीं होते, स्पेशल, काफी कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, और स्पेशल डिजाइन प्रोडक्ट होते हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ती है। हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीन, कोई ऐसी मशीन जो स्पेशल है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमें चाहिए, सब जगह रोज नहीं चाहिए, कभी कभी चाहिए पर्टिकुलर काम के लिए। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए, उस डिजाइन को बनाने के लिए जो मशीन हमारे पास यूज होती है उनका यूज नहीं हो पा रहा, एक स्पेशल मशीन मुझे किराए पे लानी पड़ रही है। ठीक है ना। आप अपने घर के बाहर देखते हो छज्जा बना होता है, छज्जे पे रेलिंग बनी होती है ताकि कोई गिर ना जाए। कोई तो लोहे की रेलिंग लगवाता है, कोई सीधी सीधी ईंटें खड़ी करता है, उस पर मसाला लगाता है, कोई कहता है जी सर्मनल जो पत्थर है वो लगाओ और उस पर क्या करो, डिजाइन करो, नक्काशी करो। नक्काशी कैसे होगी, स्पेशल टूल, स्पेशल मशीन की मदद से। तो वो बंदा जो काम कर रहा है वो खरीदता नहीं है, कहता क्योंकि बहुत महंगी है, इतने पैसे में क्यों लगाऊं। सारे लोग थोड़ी बनवाते हैं डिजाइन पत्थर पे, कुछ लोग बनवाते हैं, कुछ नहीं बनवाते। तो जो बनवाता है उसके लिए मशीन वो क्या करते हैं, किराए पे ले आते हैं। ठीक है ना। लेकिन हथौड़ा हो गया, हैमर जिसको कहते हैं, जो करनी हो गई, जो उनके पास टूल्स चाहिए होते हैं, वो तो सभी के लिए चाहिए। फावड़ा हो गया, प्रात हो गए, जो भी उनके टूल्स हैं वो सबके लिए कॉमन है, वो खरीद के रखते हैं। लेकिन जो चीज पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए वो क्या करते हैं, किराए पे लेके आते हैं। ठीक है ना। आपके घर में फंक्शन है, मेरे घर में भी फंक्शन है, सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो सोफा आप भी लगवा लेंगे, मैं भी लगवा लूंगा, चेयर मैं भी लगवा लूंगा, आप भी लगवा लेंगे, कालीन भी लगवा लेंगे। लेकिन आजकल क्या लगा है, हीटर भी लगने लग गए।
ताकि सर्दी में लोगों को दिक्कत ना हो। हीटर पे 2-4 लोग खड़े हो जाते हैं, बातें भी करते रहते हैं और हीटर का मजा भी लेते रहते हैं। वो सारे लोग हीटर थोड़ी लगवाते हैं, कुछ लगवाते हैं कुछ नहीं लगवाते। तो जो टेंट वाला है वो हीटर क्या करता है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए किराए पे ला देता है, क्योंकि वो कहता है खरीद के रखूंगा तो सब जगह यूज नहीं हो रहे ना, कालीन सब जगह यूज हो रहे हैं, चेयर सब जगह यूज हो रही है, लाइटिंग सब जगह यूज हो रही है, बट हीटर सब जगह यूज नहीं हो रहे। तो हीटर की रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर कस्टमर के लिए 100 में से मुश्किल से 2 या 3 मांगते हैं, तो कह रहे इतना पैसा मैं क्यों ब्लॉक करूं, जरूरत पड़ेगी तो किराए पे लाके लगा दूंगा। बस समझ में, कौन सा एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है ना, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए। स्पेशल डाइज हो गए, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। कोई दिक्कत इसमें? तो आपसे यदि मैं पूछूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होता है, तो आपका आंसर क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। दूसरा, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन सेल, डिजाइन एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, आपके पास है मोल्ड, आपके पास है स्पेशल टूल्स, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीन और स्पेशल डाइस। ये सारी चीजें यदि क्वेश्चन में आपको दे रखे तो सबको जोड़कर जो अमाउंट निकलेगा उस अमाउंट का नाम क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फटाफट से नोट कर लीजिए। तो एग्जाम में जब कॉस्ट शीट के क्वेश्चन आएंगे और वहां पे हायर चार्जेस लिखा होगा, या फिर मान लो सपोज लिखा है रॉयल्टी ऑन क्वांटिटी प्रोड्यूस लिखा है, या डिजाइन एक्सपेंस लिखा है, या मोल्ड लिखा है, तो आपको पता होगा ये खर्चा कौन सी हेडिंग में लिखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस। बच्चा क्या करता है, कॉस्ट शीट में कहीं ना कहीं तो लिख ही देगा, टोटल उसका आंसर भी मैच हो जाएगा, खुश भी हो जाएगा कि मेरा आंसर मैच हो गया, लेकिन उसके मार्क्स मैच नहीं होंगे ना। लिखना उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में, वो लिख रहा कहीं और, तो जगह गलत हो गई ना, गलत जगह हो गई तो गड़बड़ हो गई। बस समझ में आ रही। बट कैशियर के पास जाते हो बैंक में, उसका 1 लाख रुपए पड़े हैं, उसका काम क्या होता है, लोगों को पैसा बांटना। अब जिसने 10,000 मांगे थे उसको दे दिए 40,000, और जिसने 40 मांगे थे उसको 10,000 दे दिए। जेब से तो उसके क्या गए, 50,000 ही गए, उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि 10 को 40 दे दूं, 40 वाले को 10 दे दूं, लेकिन जो 10 के 40 मिल रहे हैं वो तो खुश हो गया, और 40 वाले को 10 मिलेगा तो वो मान जाएगा। जगह गलत हो गई ना, टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जगह गलत हो गई। सारा खेल किसका है, प्लेस का, जगह का, कौन सी खर्चे किस हेडिंग में लिखने। चलिए, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमारे 3 तरीके के स्टॉक होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कितने तरीके के स्टॉक होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 3। रॉ मटेरियल का स्टॉक, दूसरा क्या होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा आपके पास है FG, फिनिश गुड्स। हाँ जी, RM का मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल। WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, फुल फॉर्म है, मतलब होता है सेमी फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स मतलब 100% कंप्लीट हो चुका है वो। तो रॉ मटेरियल का मतलब होता है अनयूज मटेरियल, वो मटेरियल जो आपने लाके खरीद के रख तो लिया लेकिन अभी तक आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो वो मटेरियल जो आपके पास आ तो गया है, यूज नहीं हुआ, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। वो मटेरियल जो फैक्ट्री में जा चुका है, उस पर थोड़ा काम हो चुका है, थोड़ा काम होना भी बाकी है, कौन सा मटेरियल हो गया वो। अब उसे मटेरियल नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, वर्क इन प्रोग्रेस। सपोज करते हैं कारपेंटर को मैंने टिम्बर के पीस लाके दे दिए, अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किया, तो वो मेरे लिए रॉ मटेरियल है। लेकिन उसने टिम्बर के कुछ पीसेस को काट दिया और उसको एक डिजाइन दे दिया, शेप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, तो अब वो आपके लिए क्या बन गया, वर्क इन प्रोग्रेस। और जब उस प्रोडक्ट को जो बनाने के लिए मैंने उसको दिया था, उस पर सारे काम पूरे हो जाए, तो वो टेबल बन जाएगी, चेयर बन जाएगी, सोफा सेट बन जाएगा, डबल बेड बन जाएगा, ड्रेसिंग टेबल बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा।
वो आपके लिए क्या बन जाएगा, फिनिश गुड। उसी तरीके से एक मैन्युफैक्चर जो साइकिल बनाने का काम करता, बाइसिकल, जब हमने उसको क्या लाके दिया, फ्रेम लाके दिया, हैंडल लाके दिया, ये कैरियर हो गया, ये चेन हो गई, ये सीट हो गई, पैडल हो गया, ठीक है, बेल हो गई, ये आपके रिम हो गए, सारी चीजें लाके दे दी, लेकिन अभी तक उसने इन पार्ट्स को असेंबल नहीं किया, तब तक ये आपके लिए क्या, रॉ मटेरियल। लेकिन जैसे ही मैंने देखा इसमें से कुछ पार्ट हमारा जो वर्कर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था उसने असेंबल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शाम को 6 बजे हमारी फैक्ट्री में छुट्टी हो जाती है 6 बजे, और 6 बजे जैसे ही वो वर्कर जाने लगा, मैंने पूछा भी तूने कितना काम पूरा कर लिया, उसने कहा जी फ्रेम में टायर लग गए, पैडल लग गया, सीट लग गई है, और क्या लग गया, स्टैंड लग गया, बाकी काम मैं कब करूंगा, कल सुबह जब 9 बजे फैक्ट्री दोबारा खुलेगी, बाकी का काम कब करूंगा, कल आके करूंगा। तो आज शाम तक 6 बजे तक क्या ये काम पूरा हो चुका है? क्या आप उसको रॉ मटेरियल बोल सकते हैं? रॉ मटेरियल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ काम हो चुका है, कुछ काम होना बाकी है। तो यदि कुछ काम हो चुका है, कुछ काम होना बाकी है, पूरा नहीं हुआ, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। और यदि पूरा काम हो गया, अब ये जो साइकिल है इसके अंदर जितनी चीजें लगनी थी वो लग गई, फ्रेम भी लग गया, पैडल भी लग गया, आपका क्या लग गया, सीट भी लग गई, हैंडल भी लग गया, बेल भी लग गई, चेन भी लग गई, सब कुछ लग गया, 100% कंप्लीट है। ऐसा गुड्स मेरे लिए क्या, फिनिश गुड्स है। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरीके के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल का, WIP का, और किसका, फिनिश गुड्स का। तो जितने भी स्टॉक हमारी बच जाते हैं उन स्टॉक की हमें वैल्यू पता लगानी पड़ती है। क्या पता लगानी पड़ती है, वैल्यू। यदि आपसे कोई पूछे पहले हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू करते हैं या पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक के जब वैल्यूएशन की जाती है, वैल्यूएशन का मतलब उसका अमाउंट पता लगाया जाता है कि जो स्टॉक बच गया उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो कौन से स्टॉक की वैल्यू पहले पता लगाई जाती है, ओपनिंग स्टॉक की या पहले क्लोजिंग स्टॉक की? तो आपका आंसर है क्लोजिंग स्टॉक। पहले लाइफ में क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, अगले दिन वो क्या बनता है, ओपनिंग बनता है। आज यदि 1 जनवरी को मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, तो पहले दिन तो कोई ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं ना। जिस दिन बिजनेस को शुरू किया जाता है उस दिन तो मेरे पास मटेरियल था ही नहीं ना, मटेरियल तो मैं खरीद के लाऊंगा। शाम को वो मटेरियल जो बच जाएगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, क्लोजिंग। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले कौन से स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, क्लोजिंग। आज का क्लोजिंग अगले दिन क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। तो आज यदि 1 तारीख है तो 1 तारीख का क्लोजिंग, 2 तारीख का ओपनिंग, 2 तारीख का क्लोजिंग, 3 तारीख का ओपनिंग, 3 तारीख का क्लोजिंग, 4 तारीख का ओपनिंग, 4 तारीख का क्लोजिंग, 5 तारीख का ओपनिंग। तो पहले आपके पास क्या दिखाई दिया, क्लोजिंग। तो वैल्यू भी किसकी निकालोगे, क्लोजिंग की निकालोगे। ओपनिंग की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आपके पर्स में 100 रुपए बचे हैं, तो कल सुबह भी तो कितने होंगे, 100 रुपए होंगे ना। समझ में आ रहे? तो वैल्यूएशन हमेशा कब की जाती है, पहले की जाती है। कौन से स्टॉक की, क्लोजिंग। तो यदि आपसे कोई पूछे जो मटेरियल आपकी फैक्ट्री में बच गया, जो रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री में बच गया वो कितने रुपए का बचा, तो उसकी वैल्यू पता लगाने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल होता है उस टेक्निक का नाम क्या है, मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग वो टेक्निक है जिसका यूज करके एक मैन्युफैक्चरर अपने रॉ मटेरियल के स्टॉक की वैल्यू पता लगाता है। यदि वो जानना चाहता है कि जो काम अधूरा रह गया, इनकम्प्लीट है, सेमी फिनिश्ड है, ऐसे काम को करने में मेरे कितने पैसे लग चुके, आपको क्या लगता है कुछ काम हो चुका है या नहीं हुआ, बिल्कुल भी? कुछ पैसे लग चुके हैं या नहीं लगे, कितने लगे होंगे, उसकी वैल्यूएशन को पता लगाने के लिए जिस टेक्निक का, जिस मेथड का इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। और जो गुड्स 100% कंप्लीट हो चुका है उस गुड्स को बनाने में मेरे कितने पैसे लगे हैं, उसके लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग कहां पे यूज होती है, आपकी कहां पे यूज होती है, कॉस्ट शीट में। समझ में आ रही है बात? तो कॉस्ट शीट जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा आपके लिए अभी थोड़ी देर में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन से स्टॉक की वैल्यूएशन आपको कॉस्ट शीट में निकालना सिखाऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक की। WIP की वैल्यू कहां पे सीखूंगा, प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में। रॉ मटेरियल की वैल्यू कहां पे निकालना सिखाऊंगा आपको मैं, मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में। सिखाऊंगा सब कुछ, लेकिन चैप्टर्स क्या होंगे, अलग अलग। बात समझ में आ रही? हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, समझ में आ रहा है सबको? चलिए,
और यहां से हम शुरू करते हैं कौन सा चैप्टर, कॉस्ट शीट। अब तक मैंने क्या करवाया आपको, कॉस्ट शीट जब हम बनाएंगे उसका बेस तैयार करवाया। बेस का मतलब जो कॉस्ट शीट में चीजें यूज होंगी बनाते टाइम, वो कौन सी चीजें होती है, वो सारी चीजें अब आपको नई नहीं लगेगी, आपको सबके बारे में पता होगा। तो कॉस्ट शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्या है, स्टेटमेंट। किसकी स्टेटमेंट, कॉस्ट स्टेटमेंट, जहां पे हम कॉस्ट के बारे में जानकारी देंगे। किसके हिसाब से, एलिमेंट वाइज। अब एलिमेंट में दो एलिमेंट हो गए, एक डायरेक्ट और दूसरा कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, इज नोन एज कॉस्ट शीट। वो स्टेटमेंट जहां पे हम कॉस्ट को एलिमेंट वाइज शो करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, कॉस्ट शीट कहते हैं। इन अ कॉस्ट शीट beside the total expenditure, cost per unit of output and the various stages of cost are shown systematically। कहने का मतलब क्या है, मतलब कॉस्ट को दिखाने का तरीका क्या है, सारे खर्चे क्या कर दो, ऐड कर दो, जितने भी खर्चे कर रहे हो, और क्या बता दो टोटल कॉस्ट कितनी है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सारे खर्चे क्या कर दो, ऐड कर दो। यदि उनको मैं सिस्टमेटिक तरीके से दिखाऊं कि कौन सा खर्चा कैसे होता है, कौन सा खर्चे का नंबरिंग क्या है। अभी आपने देखा मैंने सेलिंग ओवरहेड को पहले लिख दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव को क्या लिखा बाद में। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है, कौन सा खर्चा पहले आना चाहिए, कौन सा खर्चा बाद में आना चाहिए। एक तरीका क्या है, कहीं पे भी लिख दो। मान लो सबसे पहले मैंने लिख दिया सेलिंग ओवरहेड, फिर मैंने लिखा लेबर कॉस्ट, फिर मैंने लिखा फैक्ट्री ओवरहेड, फिर मैंने लिखा डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर मैंने लिखा मटेरियल कॉस्ट, फिर मैंने लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो कोई भी चीज मैं कहीं पे भी लिख रहा हूं, ये सिस्टमैटिक तरीका नहीं है। टोटल कॉस्ट तो पता चल जाएगी, लेकिन ये सिस्टमैटिक तरीके से नहीं है। कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का खेल है। किसका खेल है, प्रेजेंटेशन का। ठीक है ना। सिस्टमैटिकली का मतलब प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो देखिए कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट इंस्टीट्यूट यूज करता है, तो हम सबको यूज करना है एग्जाम के अंदर, वो फॉर्मेट आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, जिसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हो आप, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है जी। फिर आपके पास है डायरेक्ट लेबर, जिसको क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आती है, बताने की जरूरत है या पता है सब, पता है क्या क्या आता है। डिजाइन एक्सपेंस, रॉयल्टी ऑन क्वांटिटी प्रोड्यूस, रॉयल्टी ऑन क्वांटिटी सोल्ड, मोल्ड, और क्या लिख सकते हैं, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल टूल्स, स्पेशल मशीन, स्पेशल डाइज। ठीक है जी। कैरेज इनवर्ड, ये सब किस में आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गए। समझना आसान है। ठीक है ना। तो ये पहले तीनों खर्चे जब हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का खर्चा। अच्छा, हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा, बच्चे बड़े परेशान होते हैं। तो ऊपर तो आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा, बट नीचे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर क्यों नहीं लिखा आपने। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, कॉस्ट को क्या करना है, कंट्रोल भी करना है। कंट्रोल कब कर पाएंगे, जब एलिमेंट वाइज लिख पाएंगे, या उसको डिपार्टमेंट वाइज लिखेंगे, डिपार्टमेंट वाइज लिखेंगे। तो डिपार्टमेंट में पहला डिपार्टमेंट कौन सा होता है, फैक्ट्री। दूसरा कौन सा होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तीसरा कौन सा है, पहले फैक्ट्री हो गया, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा आपके पास क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब फैक्ट्री के अंदर भी तीन खर्चे आएंगे, फैक्ट्री के अंदर भी तीन खर्चे हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल भी है इसमें, इनडायरेक्ट लेबर भी है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है। यदि मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूं, तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया, फेविकॉल। इनडायरेक्ट लेबर क्या हो गया, हेल्पर चार्जेस, मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे क्या लिख सकते हैं, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री में जो मशीन यूज हो रही है उनका डेप्रिसिएशन। ऐसे यहां पर भी क्या आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस में क्या आ जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इनडायरेक्ट मटेरियल है। जनरल मैनेजर सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर है। वहां पे जो स्टाफ काम कर रहा है उनकी जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट लेबर है। वहां जो पियोन काम कर रहा है उसकी सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस में जो मशीनरी यूज हो रही है उनका डेप्रिसिएशन।
उनकी लाइटिंग का खर्चा, वो सब क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे यहां पर भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रिंटिंग स्टेशनरी आपके लिए क्या इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट लेबर में क्या हुआ, डिलीवरी वैन को चलाने वाला जो ड्राइवर है, ड्राइवर की वेजेस इनडायरेक्ट लेबर है। वहां पे जो मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी है, वहां पे जो ऑफिस में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप क्या ले सकते हैं, डिलीवरी वैन का जो इंश्योरेंस है, जो वहां पे मशीन यूज हो रही है उनका इंश्योरेंस है। सेल डिपार्टमेंट का शोरूम का रेंट हो गया, वो सब क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है इतना। तो मैंने अभी आपको बताया था 3 तरीके के स्टॉक होते हैं, एक रॉ मटेरियल का, एक होता है WIP का, और तीसरा क्या होता है फिनिश गुड्स का। तो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है उसकी एडजस्टमेंट हम किसके साथ कर चुके हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। मतलब यदि आपसे कोई पूछे थी रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं उसे कहां पे एडजस्ट कर चुका हूं, रॉ मटेरियल कंज्यूम में। जैसे मैं नेक्स्ट क्लास में काफी डिटेल में बताऊंगा आपको। हाँ जी, WIP की एडजस्टमेंट कहां पे होगी, फैक्ट्री में, क्योंकि गुड्स कहां पे बन रहे हैं, फैक्ट्री में, तो उसकी एडजस्टमेंट भी कहां पे होगी, फैक्ट्री में। तो आज का जो क्लोजिंग WIP होगा वो कल सुबह क्या बन जाएगा, ओपनिंग। आज मान लीजिए 15 तारीख है, तो 15 तारीख का जो क्लोजिंग होगा वो माइनस कर दिया, और जो 14 तारीख का क्लोजिंग था वो 15 तारीख को क्या बन जाएगा, ओपनिंग। ऐसा क्यों करते हैं कि ओपनिंग को प्लस करते हैं, क्लोजिंग को माइनस करते हैं, कोई बता सकता है। मुझे निकालनी है टोटल कॉस्ट, क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट मैं आज कस्टमर से तभी मांग सकता हूं, मतलब आप इसे ऐसे समझो, किसी कस्टमर से मैं कॉस्ट के पैसे किस क्वांटिटी के मांगू, जो क्वांटिटी बन चुकी है या जो बनेगी अभी। कोई कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा तो मैं उस कस्टमर से किस क्वांटिटी के पैसे मांगूंगा, बन चुकी होगी, जो मैं उसको डिलीवर करूंगा, दैट इज फिनिश्ड गुड्स। तो जो अभी इनकम्प्लीट है उसके पैसे मैं आज नहीं ले सकता उससे, कब लूंगा, जब वो बनेगा। कब बनेगा, कल। तो आज का क्लोजिंग वो क्वांटिटी है WIP के जो इनकम्प्लीट है, जो बनी नहीं है, तो उसके पैसे मैं आज नहीं ले सकता। तो आज मैंने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन वो कंप्लीट कब होगा, कल। तो कल वो ओपनिंग के नाम से क्या हो जाएगा, ऐड। तो मान लीजिए आज 15 तारीख है, तो 15 तारीख का तो ये क्लोजिंग है, ये 16 तारीख को क्या बनेगा, ओपनिंग। तो यदि ये कॉस्ट शीट में 15 तारीख को बना रहा हूं, कौन सी तारीख को बना रहा हूं, 15 तारीख को, तो 15 तारीख का क्लोजिंग माइनस होगा, और 14 तारीख का जो क्लोजिंग था वो 15 तारीख को क्या बन जाएगा, ओपनिंग। क्योंकि 14 तारीख के क्लोजिंग के पैसे 14 को ना लेके कब लूंगा, 15 को। यदि वो 15 को भी नहीं बना तो 15 की शाम को वापस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 16 को वापस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हो सकता है गुड्स को बनने में 3 दिन का समय लगे, तो पहले दिन क्लोजिंग, अगले दिन ओपनिंग, फिर क्लोजिंग, फिर ओपनिंग, फिर क्लोजिंग, और लास्ट डे क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ओपनिंग को क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमें संभावना है कि वो काम आज कंप्लीट हो जाएगा। और क्लोजिंग को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब वो गुड्स कस्टमर को डिलीवर नहीं होगा, डिलीवर नहीं होगा इसका मतलब उसके पैसे हम कस्टमर से ले नहीं पाएंगे। जब ले नहीं पाएंगे तो भैया माइनस ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। जो क्वांटिटी में आपको बेच ही नहीं रहा, मैं उसके पैसे आपसे ले नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब बच्चे को ये बात तो समझ में आ गई कि WIP माइनस क्यों किया, ओपनिंग क्लोजिंग प्लस क्यों किया। वो कहता है फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग को क्यों एडजस्ट कर रहे हो, तो मैं कस्टमर से किस क्वांटिटी के पैसे लेता हूं, जो बनी है या जो बिकी है, बोलो भाई। मैं कस्टमर से किस क्वांटिटी के पैसे लूंगा, जो बिकी है या जो बनी है, नहीं। अरे मेरी दुकान पे 100 यूनिट दिखाई दे रही है बनी हुई, तो बनाई तो मैंने 100 है, बट आपने 10 खरीदी है, तो पैसे किसके दोगे मुझे, 10 के। तो मैं आपसे पैसे किसके ले रहा हूं, 10 के। मैं पैसे किसके ले रहा हूं, 10 के। तो मैं आपसे कॉस्ट भी तो किसकी माइनस करूंगा, 10 की ना। 100 के यदि पैसे मांगने बैठ जाऊं, दे दोगे, खरीदने आए 10, पैसे 100 के मांग लो। अब एक बच्चा कहता है सर मुझे आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है, फीस कितनी है, मैंने कहा जून अटेम्प्ट की 6,000 रुपए और दिसंबर की 7,000 है। तो आपने कहा लो सर 6,000 रुपए, मैंने कहा 6,000 मत दो यार, मैं तो एक साल में 500 बच्चे पढ़ाऊंगा, तो 500 इंटू 6,000 इतने पैसे मुझे दे दो। तो आपने कहा सर मैं अकेले के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी 499 से मेरा कोई लेना देना नहीं है।
आप 500 बच्चे पढ़ाओ, 1000 पढ़ाओ, 2000 बच्चे पढ़ाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक अटेम्प्ट में। तो मैंने कहा एक अटेम्प्ट में मेरे पास इतने बच्चे हैं, तो सारे अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट में जितने बच्चे मुझसे पढ़ेंगे, क्या सबकी फीस आप ही दे दोगे? नहीं ना। तो जब फीस एक की दोगे तो मैं बुक के जो पैसे आपसे लूंगा, जो बुक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें कितनी बुक के पैसे आपसे लूं? एक के या सबके? एक के। तो ध्यान रखना, जब मैं प्रॉफिट निकालता हूं, क्या निकालता हूं? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड। हाँ जी, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड। और क्वांटिटी सोल्ड कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान से समझो, मैंने बनाया 1000 यूनिट। मैंने कितना बनाया? 1000। पहले से मेरे पास में 100 यूनिट बची थी, तो टोटल कितनी हो गई? 1100। और मैंने अभी 200 यूनिट नहीं बेची, तो मैंने बेची कितनी है? 900। तो प्रॉफिट भी तो किसका निकलेगा? 900 यूनिट का। तो ये जो कॉस्ट दिखाई दे रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो कॉस्ट आपको दिखाई दे रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो किसकी कॉस्ट थी? 1000 की थी। तो 1000 में मैंने 100 की कॉस्ट क्या कर दी? ऐड कर दी। तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी हो गई बेचने के लिए? 1100 यूनिट हो गई। तो 1100 यूनिट को क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब जितना सामान मेरे पास पड़ा है बेचने के लिए, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो मेरे पास सामान कितना है बेचने के लिए? 100 पहले का और 1000 आज बनाया, तो मेरे पास तो कितना सामान है? 1100। तो 1100 की कॉस्ट को क्या नाम देते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। बट कस्टमर कहता मुझे कितना नहीं चाहिए, 200 नहीं चाहिए, तो मैं 200 के पैसे उससे ले लूंगा क्या? क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दिया मैंने। तो अब ये जो पैसे आएंगे वो किसके आएंगे? 900 के। तो 900 को क्या नाम दे दिया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी क्वांटिटी बेची मैंने, कस्टमर से पैसे उसी क्वांटिटी के मांगे जा सकते हैं, ना उससे कम के ना उससे ज्यादा के। समझ में आया? तो यहां हमने ओपनिंग क्यों प्लस किया, क्लोजिंग क्यों माइनस किया, वो आपको समझ में आ गया होगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब क्या होता है, वो क्लियर हो गया। जो सामान मेरे पास में पड़ा हुआ है कस्टमर को बेचने के लिए, वो दो तरीके का है, नया और पुराना। पुराना कितना है? 100। नया कितना है? 1000। टोटल कितना है? 1100। तो ये जो कॉस्ट है वो किसकी है? 1100 की। तो 1100 की कॉस्ट को क्या नाम दिया जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। 1000 की कॉस्ट को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 100 की कॉस्ट को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। 200 को क्या नाम देंगे? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और 900 का नाम क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सारे नाम आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। वैसे आपने फाउंडेशन में पढ़ रखा होगा कॉस्ट शीट, तो आपके लिए नया कुछ नहीं है। तो कई बच्चे पूछते हैं सर जो फाउंडेशन में हमने कॉस्ट शीट पढ़ी है, क्या वही लेवल इंटर में मिलेगा? तो मैं क्या कहूंगा? भूल जाओ, वो तो बेवकूफ बनाने वाला लेवल था। फाउंडेशन था ना, बेस बना रहे थे। हाँ जी, कॉस्ट शीट भी कोई चीज होती है। ऐसे क्वेश्चन जो फाउंडेशन में आते हैं वो यहां नहीं आते हैं। यहाँ तो बहुत हैवी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दिमाग घूम जाएगा। कोई कहेगा ऐसे कर लो, कोई कहेगा ऐसे कर लो, कोई कहेगा ऐसे कर लो। मतलब टीचर के भी आंसर्स क्या होंगे? अलग। 10 टीचर है तो 10 टीचर क्या कहते हैं, यार ये ऑप्शन भी हो सकती है, ये ऑप्शन भी हो सकती है, ये ऑप्शन भी हो सकती है। सबकी सोच क्या होती है? अलग अलग। क्योंकि कॉस्टिंग बेस किस पे है? एजम्पशन पे। अब यदि कोई चीज मिसिंग है तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि हम इसको ये अज्यूम कर लें, ये अज्यूम कर लें, ये अज्यूम कर लें। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी एजम्पशन सबसे ज्यादा मोर एक्यूरेट है। ठीक है ना? हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने आपको? फटाफट से नोट कीजिए।
तो मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि कॉस्ट शीट क्या है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको कॉस्ट डिटेल में बताते हैं कि डायरेक्ट कौन सी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कौन सी है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ना दिखा के डिपार्टमेंट के हिसाब से दिखाते हैं, ताकि हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। क्योंकि यदि कंट्रोल ही नहीं कर पाए तो फिर हम कस्टमर से उस कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। भाई कोई भी चीज यदि बियॉन्ड कंट्रोल हो तो फिर वो आपके लिए क्या है, नुकसान है। खर्चा 10 रुपए होना है, आपने 200 रुपए खर्च कर दिए, 190 रुपए कौन देगा? कोई नहीं देगा ना, ठीक है ना। आपकी मम्मी ने कहा, आपके घर में मान लीजिए कोई अपने हवन पूजा का पाठ रखा है, आपको कहा बेटा जाकर फटाफट से 2 माला खरीद ला, फूल माला। एक माला 10 रुपए की आती है, 2 कितने की आती है? 20 की। आप 2000 रुपए की खरीद के ले आए। लानी थी नॉर्मल फूल माला, वरमाला खरीद के ले आए। एक वरमाला 1000 रुपए की थी, 2 कितने की होगी? 2000 की। मम्मी क्या बोली? बेटा भी कोई घर में शादी थोड़ी है, छोटा सा पाठ रखा है, नॉर्मल 20 रुपए की फूल लानी थी तो कितने की ले आया? 2000 रुपए की। कितने का नुकसान हो गया? 1980 रुपए का नुकसान हो गया। दुकानदार ने बेचते टाइम क्या वापस नहीं होगी भैया, पैसे लग गए ना। तो कोई चीज यदि कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो भैया उसका नुकसान आप ही को उठाना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से खर्चा करें। कॉस्ट इनकर करना बड़ा आसान है, 2000 रुपए खर्च करना बड़ा आसान है, और 2000 रुपए रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। देगा कोई नहीं आपको। रीजनेबल जो अमाउंट होगा वो तो कस्टमर दे देगा, और यदि रीजनेबल अमाउंट से बहुत ज्यादा होगा, 10 के 20 मांगते, समझ में आता था या 20 रुपए लग रहा है, चल 30 रुपए ले लिया आपने। मम्मी से बोलते 20 की नहीं, उसने तो 15 रुपए के हिसाब से 2 माला कितने की दी? 30 की। मम्मी दे रही थी पैसे, लेकिन 2000 रुपए मांगोगे, 2 चपेट और पड़ेंगे यार। 20 रुपए का काम कोई 2000 रुपए में थोड़ी करता है। जिंदगी में दोबारा कभी उसको माला लेने नहीं भेजोगे। एक तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं बदमाश, वो चाहते हैं माँ बाप मुझसे दोबारा कोई काम ना करवाए, काम पहली बार में ऐसा बढ़िया कर दो कि नाम उनका जिंदगी में आए नहीं, यार इससे ये काम नहीं करवाना। समझ में आ रही है मेरी बात? ये चीज कई बच्चे बदमाश भी होते हैं ऐसी कई। ये तो बच्चे का एग्जाम्पल लिया माँ बाप के केस में मैंने, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी, हमारी फैक्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जिनमें परवाह नहीं होती, कहते नुकसान हो रहा है, अपने बाप का क्या जा रहा है, होने दो। तो ऐसे लोग जो हमारे बारे में नहीं सोच रहे, हमें उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? फटाफट से हटाना चाहिए। पर पता कैसे चलेगा यार किसको हटाएं? वो तो जब आप एम्प्लॉइज को किसके हिसाब से बांटोगे, डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटोगे, तब पता चलेगा किस डिपार्टमेंट में खर्चा बढ़ रहा है, किसमें कम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका, मार्केटिंग का खर्चा होना चाहिए था 20-25 हजार, 30 हजार रुपए कर दिया, 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए। तो कौन से डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय गड़बड़ कर रहा था? सेल डिपार्टमेंट का। निकालना किसका जरूरी है? सेल डिपार्टमेंट के मैनेजर को। और मैंने निकाल दिया गलती से किसके? प्रोडक्शन मैनेजर, जो सही काम कर रहा था। तो गड़बड़ हो गई ना। वो गड़बड़ ना हो वो तभी पॉसिबल है जब मैं अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या करूंगा, बांटूंगा। बात समझ में आ रही भाई सबको मेरी? चलिए। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दे रखी है कंपनी की, वो कौन सी डेट की दे रखी है? 31 मार्च की। अब 31 मार्च को उनकी सेल पूरे साल की कितनी है? फॉर द ईयर का मतलब पूरे साल की सेल कितनी है? 2,75,000। कोई दिक्कत इसमें? इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक की बात चल रही है। अब यहां पे 2 तरीके के स्टॉक दिखा दिए इन्होंने, कौन कौन सा? एक फिनिश गुड्स का और एक किसका? वर्क इन प्रोग्रेस का। तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का कितना है? 7,000। ओपनिंग स्टॉक WIP का कितना है? 4,000। मटेरियल कंज्यूम कितना है? 1,09,000। वेजेस कितनी है? 65,000। फैक्ट्री का खर्चा कितना है? 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या मतलब हुआ इसका भी? इसका मतलब हुआ कि जो मेरी लेबर कॉस्ट है वो 65,000 है, उसका 60% कितना आएगा? देखना कितना है। हाँ जी, 60,000 का 60% होता है 36,000, और 5,000 का 60% होता है 3,000। तो 36,000 प्लस 3,000 कितने हुए? 39,000, 39,000। तो 39,000 रुपीज मेरी कौन सी कॉस्ट लग गई? फैक्ट्री की। फिर यहां पे क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? इन्वेंट्री एट द एंड। एंड का मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में 2 तरीके के क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, कौन कौन से? एक WIP का और दूसरा किसका? फिनिश गुड्स का। अदर एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंस सेल वैल्यू का कितना? 10%। अब सेल वैल्यू कितनी है भाई क्वेश्चन में?
2,75,000, उसका 10% कितना आएगा? 27,500, और 5% कितना आएगा? 13,750। ठीक है जी। अब हमें क्वेश्चन में बोलते क्या बनाइए? प्रिपेयर कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो आपको पता ही है। सबसे पहले खर्चे का नाम क्या आएगा? मटेरियल, फिर क्या आएगा? लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है? नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शन है एग्जाम में, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के उसके आगे नील लिख दो, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखो ही मत। अब किसी बच्चे ने लिख दिया, काटो मत, वैल्यू के आगे क्या लिख दो? नील। और नहीं लिखा तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो नील लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्वेश्चन समझ में आया? अब हमें कॉस्ट शीट तैयार करनी है, और फॉर्मेट मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है, आपको खुद बनाना है। फटाफट से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाइए और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। मैं आपको देता हूं 2-3 मिनट का टाइम। हाँ जी, पहले काम करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। वैसे ये फॉर्मेट आपको आता है बाय डिफॉल्ट, में मान के चलता हूँ फाउंडेशन में आपने सीख रखा है। यदि किसी ने डायरेक्ट एंट्री लिया है, फाउंडेशन नहीं किया, कोई बात नहीं, यहाँ पे फॉर्मेट आपके लिए बना हुआ है, आप कर सकते हैं। तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले इंस्टीट्यूट कहता है क्या लिखो? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। फिर क्या लिखो? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट वेजेस भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है पता है? रॉयल्टी ऑन क्वांटिटी प्रोड्यूस, रॉयल्टी ऑन क्वांटिटी सोल्ड, डिजाइन एक्सपेंसेस, मोल्ड, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल टूल्स, मशीन, डाइज हो गई, कैरिज इनवर्ड हो गया। ये सारे खर्चे किस में आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस में। और डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है? 10 एप्लीकेबल है। तो आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बताइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, तो आपका आंसर क्या होगा? 10। मान लो वहां पे ऑप्शन दे रखा है 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, तो आपका आंसर क्या होगा? 10। दैट इज सी आंसर हो जाएगा। कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर। लेकिन उसको मिलेंगे जिसको पता है कि 10 सही आंसर है। जिसको पता ही नहीं है वो तो राम भरोसे जा रहा है, फिर भगवान के भरोसे। चलिए, ये नेक्स्ट आपके पास है फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड। और का मतलब क्या है? आप फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख सकते हो, या दूसरा नाम क्या लिख सकते हो? वर्क्स ओवरहेड। अभी मैं आपको बहुत सारे नाम लिखवाऊंगा किसके? फैक्ट्री ओवरहेड के। और जरूरी नहीं कि एग्जाम में फैक्ट्री ओवरहेड ही लिखा है, हो सकता है वहां पे वर्क्स ओवरहेड लिखो, तो वर्क्स ओवरहेड का दूसरा नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसे फैक्ट्री ओवरहेड के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव नाम होते हैं। जैसे प्राइम कॉस्ट का ऑल्टरनेटिव नाम क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। तो यहां तो दो ही नाम है एक दूसरे के, यहां पे बहुत सारे नाम है, अभी मैं लिखवाऊंगा आपको थोड़ी देर में। हाँ जी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस करना है, क्लोजिंग क्या करना है? माइनस। तो आपके पास क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? वर्क्स। फैक्ट्री का दूसरा नाम क्या है? वर्क्स। वर्क्स का मतलब वो प्लेस जहां पे प्रोडक्शन की जाती है। तो जिस जगह प्रोडक्शन की जाती है उसको फैक्ट्री भी बोल सकते हैं और उसको वर्क्स भी कह सकते हैं। इसलिए आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ जी, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो आपके पास क्या देगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की एडजस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पूरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। कई लोग इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जरूरी नहीं है कि आप पूरा लिखो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया। आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब इस फॉर्मेट में यदि कल को आपसे एग्जाम में कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल बताओ, तो कॉस्ट ऑफ सेल घबराना नहीं है, किसका दूसरा नाम होता है? टोटल कॉस्ट का। तो मतलब क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, वही आपका आंसर है।
हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दे रखी है, सेल। फिर हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का और किसका, WIP। सबसे पहले हमने पूरा क्वेश्चन को पढ़ा। जब आप एग्जाम में कॉस्ट शीट का क्वेश्चन करेंगे तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको दे रखी है। जो जो चीजें आपको दे रखी हैं उसके हिसाब से आपको अपना फॉर्मेट बनाना है कि कौन सी चीजें दे रखी है उनके नाम लिखने हैं, कौन सी चीजें नहीं दे रखी उनके नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, ज्यादातर सारी चीजें दे रखी है। तो सबसे पहले सेल हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, सेल वैल्यू 2,75,000। फिर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें दे रखा है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 7,000 और WIP का कितना है 4। तो क्लोजिंग का 7,000 है, क्लोजिंग है ओपनिंग है, ओपनिंग। तो फिनिश गुड्स का कितना है 7 और WIP का कितना है 4,000। फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, मटेरियल कंज्यूम 1,09,000 और वेजेस आपको 65 दे रखी है। तो यहां पे मैंने लिखा 1,09,000 और 65,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंस मैं लिख चुका हूं, तो मैंने आपको दो ऑप्शन बताए थे, या तो लिखो ही मत और लिख दिया क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो क्या लिख दो, नील। अब टोटल करके बताओ कितना आता है भाई, 1,09,000 प्लस 65, बताओ भाई कितना आएगा, 1,74,000। हाँ जी, फैक्ट्री का खर्चा वेजेस का कितना था, फैक्ट्री का खर्चा वेजेस का कितना था 60%। तो हमने कितना लिखा यहां पे 39,000। तो जो जो चीजें होती रहे उन पर टिक लगाते जाओ। ये सारी चीजें हम लिख चुके हैं ताकि कोई मिसिंग आइटम ना रहे। फिर आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक WIP का 6,000 है और फिनिश गुड्स का कितना है 8,000, 8,000। तो WIP का क्लोजिंग है 6,000 और फिनिश गुड्स का कितना है 8,000। हाँ जी, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल का 10% है 27,500 और कितना है एडमिनिस्ट्रेटिव 13,750। आप चाहो तो यहाँ पे एग्जाम में कैलकुलेट करके दिखा देना, क्योंकि सॉल्यूशन तो हमारा ये है ना, वो तो क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 5% लिखना है और यहाँ पे कितना लिखना है 10%, 10%। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, 1,74,000 में 39 प्लस करना है, 4,000 प्लस करना है और 6,000 क्या करना है माइनस करना है। जिसके आगे प्लस लिखा है मतलब ऐड लिखा है वो प्लस करना है, लेस लिखा है मतलब माइनस करना है। तो बताइए कितना कितना आएगा, देखना कितना, 2,01,000 है या 2,11,000 है, चेक कर लो अभी मैं। 2,11,000। हाँ जी, 1,74,000 में हमने प्लस किया 39,000, प्लस किया 4,000 और माइनस किया बेटे 6,000, तो 2,11,000 आ गया। अब 2,11,000 में हमने प्लस कर दिया 13,750, तो आपके पास कितना देगा 224,750। अब इसमें 7,000 प्लस करना है, 8,000 माइनस करना है, मतलब 1,000 रुपये माइनस करना है। 7,000 प्लस 8,000 माइनस मतलब माइनस का अमाउंट बढ़ा है तो 1,000 माइनस कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 223,750, 2,23,750 प्लस 27,500, तो आपके पास कितना आ जाएगा 251,250। अब बैलेंसिंग फिगर आपके पास क्या देगा प्रॉफिट, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है सेल गिवन है, तो माइनस कर देते हैं सेल में से कॉस्ट को। तो आपके पास आ जाएगा 23,750, 23,750।
750। तो 23,750 आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ये आपके लिए क्या हो गया, सॉल्यूशन। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो बिल्कुल मैंने अभी एक सिंपल क्वेश्चन लिया था ये समझाने के लिए कि एक मैन्युफैक्चरर जब कॉस्ट अकाउंटेंट से अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट, सेल, प्रॉफिट तीनों चीजें जानना चाहते हैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट उन्हें क्या बना के देते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट बना के देते हैं कॉस्ट की जहां पे खर्चे एलिमेंट वाइज दिखाई देते हैं। और एलिमेंट में यहाँ पे हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ सारे खर्चे कौन से होंगे, या तो डायरेक्ट नेचर के होंगे या फिर इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट को भी हमने किस में डिवाइड कर दिया, डिपार्टमेंट के हिसाब से, ताकि हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। क्योंकि यदि कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाई तो फिर जो एबनॉर्मल कॉस्ट होगी वो कस्टमर से रिकवर नहीं होगी और बिजनेस प्रॉफिट की जगह किसमें चला जाएगा, लॉस में। और धीरे धीरे कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब लॉस में जाएगी तो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, मार्केट वैल्यू शेयर्स की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कोई भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी में जुड़ेगा ही नहीं। जब किसी को पता चल रहा है यार इस कंपनी में जुड़ने का नुकसान होगा, पैसा खराब हो जाएगा हमारा, तो कौन जुड़ेगा हमारे साथ। अब कोई बच्चा मेरे से क्लास ले रहा है और लेने से पहले इसको लगे सुमित सर से लेके तो मैं फेल हो जाऊंगा, कौन पढ़ेगा मुझसे, क्या सोच के क्लास ले रहे हो मुझसे, कि सुमित सर भी मेहनत कर रहे हैं पूरी और हम भी मेहनत करेंगे और दोनों की मेहनत रंग लाएगी। आपका पास होना मतलब मेरी मेहनत रंग लाएगी, आपका फेल होना तो दुख हमें भी होता है, यार हमसे बच्चा पढ़ा, नंबर क्यों नहीं अच्छे आए उसके, ठीक है ना। कई बार बच्चा कहता है सुमित सर से पढ़ा 40 नंबर आ गए, बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने। अब किसी के 39 आए, वो क्या कहता है, बेकार पढ़ाया। यार मैंने 40 के लिए भी उतनी मेहनत की थी, 39 के लिए भी उतनी मेहनत की, किसी का 70 नंबर है, मैंने उसके लिए भी उतनी मेहनत की। पढ़ा तो मैं सबके लिए क्या रहा हूं, सेम। किसी को इंडिविजुअल कोचिंग थोड़ी दे रहा हूं मैं, कोचिंग क्या दे रहा हूं, ग्रुप में। तो जो लेक्चर्स में से कोई बच्चा परचेज कर रहा है हिंदुस्तान में किसी भी कॉर्नर का, किसी भी जगह का, किसी भी स्टेट का, सबके पास लेक्चर्स क्या जाएंगे, डिफरेंट या सेम। तो इसका मतलब मैं सबको क्या पढ़ा रहा हूं, सेम। अब ये समझने वाले के ऊपर है, किसी को जल्दी समझ में आ रहा है, किसी को देर से समझ में आ रहा है। कोई लेक्चर ध्यान से सुन रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई प्ले करके छोड़ जाता है, कोई स्पीड पे देख रहा है, कोई 2x पे चला देता है, कोई 3x पे चला देता है, कोई 2.5 पे चला देता है। बोल क्या रहा हूं, सुन ही नहीं रहा। कहता जी लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, पेपर कंप्लीट हो गया, लेकिन पेपर में मैं पास नहीं हुआ। क्लास किससे ली, इस टीचर से ली, उस टीचर का नाम बर्बाद। अब मेरे से पढ़ के कुछ पास भी होंगे, मेरे से पढ़ के कुछ फेल भी होंगे। फेल क्यों होंगे, क्योंकि जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत वो नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो मैंने आपको पास होने के बहुत सारे ट्रिक्स बताए। क्या क्या ट्रिक्स हैं, पहला ट्रिक क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दूसरा, एग्जाम में जब जाते हैं तो एमसीक्यू को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे लास्ट में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 14 नंबर का आता है और उसमें 2-3 चैप्टर की मेहनत एक साथ होती है, मतलब कि बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। और पहले ही क्वेश्चन यदि किसी बच्चे ने 6 उठा लिया कि 14 नंबर में फटाफट से वसूल कर लूं, तो 1.5-2 घंटे बाद उसको क्या लगता है कि ना तो 6 क्वेश्चन हुआ और इसकी वजह से जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी मुझसे अब नहीं हो रहे। तो अच्छे नंबर लाने के लिए मैं बच्चों को क्या एडवाइस देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 करना भी है तो कब करना है, सबसे बाद में, जब बाकी सारा काम आपका हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं बच्चे के लिए। लास्ट क्वेश्चन थ्योरी का है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मिलता है, एक आपका बेसिक कॉस्टिंग जो फर्स्ट चैप्टर उसमें से मिलता है, एक 2-3 चैप्टर के नाम मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया तो उसमें से मिलता है। तो लास्ट क्वेश्चन भी आसान है। तो 6 क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ना ही क्यों, ऑप्शन क्यों दे रहे हैं एग्जाम में, इसलिए तो दे रहे हैं कि आप उसके चक्कर में ना पढ़े, पास हो जाओगे। अब गलती आप करते हो, नाम फैकल्टी का बर्बाद करते हो, और उसमें मैं कोई जिम्मेदार नहीं है। इंस्टीट्यूट यदि पासिंग परसेंटेज ही 10% रख रहा है, प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, 100 में से कितने बच्चे पास होने, 10% का होना, 10 तो 90 तो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, फेल ही कर रहा है। तो पकड़ना चाहिए तो किसको पकड़ना चाहिए, इंस्टीट्यूट को। और नाम किसका बर्बाद हो रहा है, इससे पढ़ा मैं फेल हो गया, उससे पढ़ा मैं फेल हो गया, उससे पढ़ा मैं फेल हो गया। भैया 10 में 90 में और 10 में फर्क क्या है, 10 पास है, 90 क्या है, फेल है। तो कोई ना कोई तो पास होगा, कोई ना कोई क्या होगा, फेल होगा। जिसने ज्यादा मेहनत की होगी वो पास हो जाएगा, जिसने कम मेहनत की होगी, स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की होगी, कोई छोटी सी गलती, लापरवाही, बच्चा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। किसी का टोटल नहीं बन पाया, बच्चा फेल हो गया। तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, 40 आता है, सुमित सर बहुत बढ़िया टीचर है, सुमित सर की जयकार, जय जय जय,
39 आ गए, सुमित सर से पढ़ के मैं फेल हो गया। अपने दोस्तों को भी कहेगा सुमित सर से मत पढ़ना, मैं फेल हो गया। तो उसमें सुमित सर का हाल नहीं है, हिंदुस्तान की जितनी फैकल्टी है सब भैया ऐसे ही है। सारे टीचर से सारे बच्चे थोड़ी पास हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट यदि 10, 15, 20% रिजल्ट निकाल रहा है तो उसमें बाकी परसेंटेज तो क्या है, फेल किया। तो आपको अपनी यदि 20% या 10% जो भी इंस्टीट्यूट रिजल्ट निकालता है उसमें अपना नाम लाना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इंस्टीट्यूट क्या चाहता है आपसे वो समझो। वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जिसमें बच्चा उलझकर रह जाता है, और उसमें यदि 50% भी बच्चा उनके जाल में फंस गया तो 50% बच्चा तो फेल हो ही गया। उन्होंने नहीं कहा कि तुम क्वेश्चन नंबर 6 को चूज करो 14 को, वो कहते कब करो, जब आपको पूरा ढंग से वो क्वेश्चन आता हो। आप लालच में थे, आपने कहा यार 2 क्वेश्चन करने से बेटर कौन सा क्वेश्चन कर लो, 1 कर लो, सीधे कितने आ जाएंगे, 14 नंबर, और उसके चक्कर में फंस गए। भाई 2 क्वेश्चन 7-7 नंबर में एनर्जी कम लगेगी ना, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। 14 का क्वेश्चन क्या होगा, बड़ा होगा, तो एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा। कोई एक पॉइंट वहां पे क्वेश्चन में अटक गया, आपका काम खत्म। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। ये मैं आपके लिए एक नया पॉइंट लेके आ रहा हूं। कौन सा नया पॉइंट, आजकल इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, क्वेश्चन सिंपल रखता है और 1-2 पॉइंट डाल देता है। बच्चा क्वेश्चन देखता है, अरे वाह सर ने पढ़ाया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन जब एक पॉइंट हाईलाइट वाला देख लेता है होश उड़ जाते हैं, ये तो सर ने बताया नहीं था। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, हम सब कुछ बताते हैं, बच्चा ध्यान में रखे ना रखे वो उसकी गलती है। ध्यान में रखेगा अच्छा है, नहीं ध्यान रखेगा एक अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इंस्टीट्यूट जब रजिस्ट्रेशन करता है कितने साल के लिए करता है, 5-7 साल के लिए करता है। कोई कहता है 7 साल, कोई कहता है 5 साल, मान के चलो 7 साल। 7 साल में कितने अटेम्प्ट आ गए, 14। वो कहता है बच्चा कभी ना कभी तो अपनी गलती सीख ही लेगा, पास हो जाएगा। तो जो बच्चा एक बार में पास होना चाहता है, मैं उसको क्या एडवाइस दूंगा, भाई क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। सिर्फ ये मत देखो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है कहीं पर, उस क्वेश्चन में जो एग्जाम में है उसमें कौन सा नया पॉइंट है। हो सकता है जो आपने क्वेश्चन क्लास में किया उसमें ये हाईलाइट वाला पोर्शन ना हो, जैसे एग्जाम्पल 1 था, लेकिन इसमें हाईलाइट वाला पोर्शन आ गया, तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 2 है वो क्वेश्चन 1 से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। बाकी सारी चीजें कैसी लग रही है आपको देखने में, एग्जाम्पल 1 जैसी लग रही है, सेम ही लग रही है, तो आपको क्या लग रहा है, या सेम क्वेश्चन आया। अब मान लो मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया होता कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, और एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ गया, तो बच्चे क्या कहेंगे, सर ने कराया तो था लेकिन एक पॉइंट सर ने नहीं कराया था यार। तो मैं कोई ऐसा पॉइंट छोड़ूंगा ही नहीं आपको पढ़ाते टाइम कि कोई पॉइंट आपको ऐसा एग्जाम में लगे कि सर ने नहीं करा रखा। सारे तरीके के पॉइंट्स क्या होंगे, कवर। अब यहां पे आपके लिए नया पॉइंट क्या है, 60% रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हाँ जी समझो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हमने इनकर किए हैं उसमें इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। अच्छा यदि हम कहते थे 60% लोग पास हो गए तो बाकी का 40% क्या होता है, 60% यदि पास हो गए तो 40% क्या होता है, फेल। कहीं पे लिखा था 40% फेल, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारी नॉलेज होती है, हमारा दिमाग कहता है कि यदि 60 लोग पास हैं तो 40 क्या है, फेल है 100 में से। ऐसी यदि 60% रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो यहां पे सबसे पहले बताइए अमाउंट कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है, 60,000। तो 60,000 का 60% कितना हुआ, 36,000, 36,000। तो 36,000 वो अमाउंट है जो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन एक्टिविटी से। तो बाकी का फिर क्या होगा, बाकी का क्या होगा, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये पॉइंट ना जो लोग सीए कर रहे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे होते हैं, वहां पे बहुत टाइम से आ रहा है, बट इंस्टीट्यूट हमारा अब यूज करने लगा ये पॉइंट। स्टडी मटेरियल में नहीं ऐसा पॉइंट दे रखा, लेकिन इस बार जो एग्जाम में आया था उसमें लिखा था नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है ना,
तो हम तो सारे पॉइंट कवर करके चलते हैं, चाहे सीए का, चाहे वो सीएमए का, चाहे बीकॉम का। इसलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमारी बुक में मिलता है, और हमारी गारंटी भी है कि 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे मिलेंगे जो 100% हमारी बुक से क्या होंगे, सेम होंगे। पेपर तो लगभग पूरा ही मिल जाएगा आपको, बट 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिनके अमाउंट भी क्या होंगे, फॉर्मेट भी क्या होगा, सब कुछ सेम होगा। और यदि 5 क्वेश्चन भी सेम हो गए तो 35 नंबर का पेपर वैसे ही सेम हो गया यार, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में उसमें फॉर्मेट क्या होंगे, सेम, उनकी वैल्यू डबल हाफ हो जाएगी। किसी के आगे 0 बढ़ा देंगे, किसी के आगे 0 कम कर देंगे, 4 0 की जगह 5 कर देंगे, 5 की जगह 3 कर देंगे, इस तरीके। लेकिन क्वेश्चन क्या मिलेगा, सेम। लैंग्वेज में दे रखा होगा तो एग्जाम में उसको टेबल में बना देंगे। हमने वो क्वेश्चन अपनी बुक में टेबल में दे रखा है तो वो उसको क्या करते हैं, लैंग्वेज में बनाते हैं, बट क्वेश्चन क्या होता है, सेम। वो थोड़ा सा घुमाना होता है ना, बच्चा फॉर्मेट माइंड में डिजाइन करके आता है, यार ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था, यदि सेम डिजाइन वहीं पे मिल गया तो खुश हो जाता है। थोड़ा सा घुमा दिया तो घूम ही गया ना फिर वो। तो रटना नहीं है, आपको क्या करना है, समझना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, यदि 60% रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो बाकी 40% क्या हुआ, बाकी 40% हुआ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब मुझे एक चीज नहीं समझ में आ पा रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या चीज है। ये प्रोडक्शन एक्टिविटी वर्ड मेरे को क्लियर हो जाए तो मैं रिलेटेड और नॉन रिलेटेड को भी समझ पाऊंगा। हाँ जी, 36,000 रुपए का खर्चा प्रोडक्शन एक्टिविटी से संबंध है और 24,000 का खर्चा प्रोडक्शन एक्टिविटी से संबंध नहीं है। मान के आप ऐसे चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने कितने रुपए का खर्चा किया था, 60,000 का। उसमें से 60% उन्होंने जो काम किया है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए किया है। किसके लिए किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। और 40% काम उन्होंने किसके लिए नहीं किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए नहीं किया। 60% किसके लिए किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, 40% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं है। मतलब प्रोडक्शन से संबंधित जो उन्होंने खर्चा किया वो कितने परसेंट किया, 60%। तो ऐसे में 36,000 रुपए किसका पार्ट होगा, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई जब प्रोडक्शन से संबंधित है तो उसका रिलेशन भी किससे होगा, प्रोडक्शन से। तो किसकी कॉस्ट में शामिल होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। और ये जो 24,000 रुपए नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जब आप कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम किस अमाउंट को कंसीडर करना है, 36,000 को कंसीडर करना है, 24,000 को कंसीडर नहीं करना। अब ध्यान से समझिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है कितना, 60,000 का। जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैंने अभी आपको बनवा के दिया था उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, क्या मैं यहां पे 60,000 रुपए पूरे लिख सकता हूं, क्या मैं यहां पे पूरे के पूरे 60,000 रुपए लिख सकता हूं, नहीं। क्योंकि यदि मैं 60,000 रुपए लिख दूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना अमाउंट ऐड हो जाएगा, 60,000, जबकि जोड़ना कितना है, 36,000। लिखे ना, 60% रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसका मतलब है कि उसका संबंध किससे है, प्रोडक्शन गतिविधियों से है, प्रोडक्शन करते टाइम वो खर्चा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना अमाउंट जोड़ना चाहिए, 60,000 या 36,000, 36। तो मुझे यहां पे कितना लिखना पड़ेगा, 36,000, पर खर्चा तो कितना हुआ है, 60,000, 60,000। तो बाकी का 24,000 कहां लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद। कॉस्ट तो है बट वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब मुझे ऑफिस का खर्चा कॉस्ट शीट में कितनी बार दिखाना पड़ेगा, 2 बार दिखाना पड़ेगा। एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले और एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले दिखाऊंगा वो क्या माना जाएगा, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। और जो बाद में लिखूंगा वो क्या माना जाएगा, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। समझ में आ गई बात, रिपीट करना है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उसमें नया पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि 60,000 में 36,000 रुपए, 60,000 में 36,000 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले लिखने हैं और बाकी के 24,000 रुपए कब लिखने हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद लिखने हैं। कहां पे लिखने हैं, देखिए फॉर्मेट। ऑफिस का खर्चा यहां तो हम दिखाते ही दिखाते थे, बट यहां पे हमें केवल कितने परसेंटेज दिखाना है, 60%। जो कितना अमाउंट है, 36,000 रुपए, 36,000। और बाकी का 24,000 रुपए
24,000 वो प्रोडक्शन एक्टिविटी से संबंध नहीं रखता, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। तो कहां पे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। तो बाद का मतलब जहां पे सेलिंग एक्सपेंस लिखते हैं उसी के साथ में लिख देंगे अलग से। तो यहां पे कौन सा वाला पोर्शन आएगा? नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब एग्जाम में बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा क्या लिखा है। 60% क्या लिखा है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है, तो 60% ऊपर लिखना है और 40% नीचे लिखना है। अच्छा, यदि यहां पे लिखा होता 60% नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो 36,000 नीचे लिखते और 24,000 ऊपर। और यदि क्वेश्चन में लिखा होता, क्वेश्चन में क्या लिखा होता? ये 60% ना लिखा होता, सिर्फ ब्रैकेट में लिखा होता रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो पूरा का पूरा 60,000 कहां लिखते? ऊपर। और यदि यहां पे लिखा होता नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो सारा का सारा कहां लिखते? नीचे। एग्जाम में क्वेश्चन में क्या लिखा था? ब्रैकेट में नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्या लिखा था? इस बार के एग्जाम में ही आया था, क्या लिखा था? नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। बच्चों ने कहां लिख दिया? ऊपर। लिखना कहां था? नीचे। क्या हो गया? गए उसके 2 मार्क्स। सोचता रहे कि 2 नंबर कटेंगे, 4 नंबर कटेंगे। अब इंस्टीट्यूट वाला कुछ भी कर सकता है, पूरे नंबर भी काट सकता है। वो तो यही चाहता नहीं कि रिजल्ट हमारा 100% से कितना रहे, 20%। तो 80% कैसे कटेगा? छोटी सी आपकी लापरवाही 80% की तरफ ले जाएगी आपको। छोटी सी सावधानी 20% की तरफ, 15% जितना रिजल्ट जाएगा उतनी तरफ आपको ले जाएगी। इसमें गलती पढ़ाने वाले की नहीं है, उस समय जो 3 घंटे में आपका दिमाग चल रहा है उसकी है। क्या सोच के कर रहे हो? ठीक है ना। हर टीचर पढ़ाते टाइम यही सोचता है यार उसका बच्चा क्या करे, अच्छे नंबर से पास हो। क्योंकि आप पास हो गए तो आपके यार दोस्त भी हमारे साथ जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे? तो हमारा बिजनेस क्या होगा? बढ़ेगा, ग्रो करेगा, साथ में हमारी पहचान बढ़ेगी मार्केट में। ठीक है ना। तो हमारा एक ही एम होता है कि हर बच्चा हमसे पढ़ के क्या करे, अच्छे नंबर लेके आए, अच्छी जगह जाए, अच्छा बिजनेस करे, अच्छी जॉब करे। भाई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाओगे तो वहां पे भी तो आपके पास लोग कांटेक्ट में आएंगे, उनके भी तो बच्चे होंगे। तो सीएमए करना चाह रहे होंगे तो आप किसका नाम लोगे? यार मैं इससे पढ़ा था, तो वो भी किसके पास भेजेंगे? हमारे पास। हम तो यहीं पे रह गए, तुम अलग अलग फील्ड में चले जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो आपने ध्यान से नहीं सुना तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आप वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 60% रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब 36,000 पे मुझे तो कहां लिखने हैं? ऊपर। बाकी का 24,000 कहां पे लिखना है? और आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दो। ठीक है भाई। आज तो कॉस्ट शीट की फर्स्ट क्लास है तो मैं ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं करा रहा, धीरे धीरे लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। तो आज का मेरा मेन एम क्या था इस क्लास में कि मेरे खर्चे कितने तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बिजनेस कितने तरीके के होते हैं? 2। तो पहला पॉइंट, बिजनेस 2 तरीके के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो बिजनेस कितने तरीके के? 2, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या बनाते हैं? कॉस्ट शीट बनाते हैं। और सर्विस सेक्टर अपने लिए क्या बनवाते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना। जब मैन्युफैक्चर कॉस्ट अकाउंटेंट से कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट शीट बनाते टाइम खर्चों को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और वही कॉस्ट अकाउंटेंट सर्विस सेक्टर के लिए जब ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो कॉस्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। और जब वो चैप्टर करवाऊंगा तो फिक्स और वेरिएबल के बारे में भी आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। है नहीं, वो तो एक पार्ट है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की डिटेल हम कहां पे समझेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में। ठीक है ना। यहां पे भी सिखाएंगे धीरे धीरे, जहां पे भी फिक्स वेरिएबल का पोर्शन आएगा। भाई 1 घंटे 2 घंटे की क्लास में सब कुछ तो बता नहीं सकते भाई। सब कुछ बता दूंगा तो सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा, जो आ रहा है वो भी निकल जाएगा। ठीक है ना। तो हमें देखना पड़ता है कि एक क्लास में बच्चा कितना बर्दाश्त कर सकता है। हमारी कैपेसिटी तो बहुत तगड़ी है, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, क्षमता आपकी कितनी है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो फाउंडेशन से जब बच्चा इंटर में आता है हवा में होता है, सब कुछ आता है मुझे, लेकिन जब एग्जाम में पेपर देखता है यार मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, तो अप्रोच चेंज हो जाती है। आपके साथ ऐसा ना हो, सब कुछ आता है फाउंडेशन में भी और इंटर में भी, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो, सारे सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ के जाओ, तो 100% आपको सारा पेपर आएगा और एक बार में पास हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई अपने।
सेल कितनी है? 5 लाख रुपए। ये कौन सा स्टॉक है आपके लिए? बिगनिंग है तो ओपनिंग, और एंड लिखा है तो क्लोजिंग। देखिए एग्जाम में थोड़े थोड़े पॉइंट चेंज होते हैं, पूरा क्वेश्चन चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल 1 और 2 में फर्क क्या था? वहां पे क्या लिखा था? कुछ नहीं लिखा था, तो मैंने सारा अमाउंट कहां पे लिखा था? ऊपर, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि वो सारा खर्चा किससे रिलेटेड था? प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो आपको एग्जाम में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। इंस्टीट्यूट कहता है कुछ मत लिखो, सारा अमाउंट कहां पे लिख दो? ऊपर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले। लेकिन यदि एग्जाम में कुछ ऐसे पॉइंट आ जाए तो जितना प्रोडक्शन से संबंधित है वो ऊपर लिखो, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले पहले, और बाकी को कहां पे लिखो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद लिखो। चलिए, तो सबसे पहले हमने सेल लिखी 5 लाख रुपए। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक कितना है? फिनिश गुड्स का 10,000 और WIP का कितना है? 5,000। ओपनिंग स्टॉक WIP 5,000 है, फिनिश गुड्स का कितना था? 10,000। हाँ जी, मेटेरियल कंज्यूम कितना है? 2 लाख। वेजेस कितनी है? 1.5 लाख। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 लाख रुपए। अगली क्लास आपकी बहुत अच्छी क्लास होगी, अच्छी का मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि उसके अंदर मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम को बहुत डिटेल में बताऊंगा, और धीरे धीरे नए नए पॉइंट्स क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे। ठीक है ना? अभी आपने क्या देखा? स्टॉक की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अगली क्लास में स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना? रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो, फैक्ट्री का खर्चा कितना भाई? 80% ऑफ वेजेस। वेजेस कितनी है? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का 80%, 120। डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो हमने क्या लिख दिया? नील। अब ओपनिंग स्टॉक तो हो चुका, क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक WIP का कितना है? 7,000। और फिनिश गुड्स का कितना है? 15,000। तो हमने यहां पे लिखा 7,000, और यहां पे कितना लिखा? 15,000। टिक करते रहोगे तो फायदा क्या? जो पॉइंट टिक नहीं है सिर्फ उनको लिखना बाकी है। अब सेलिंग एक्सपेंस 50,000 है, और एडमिनिस्ट्रेटिव तो मैं लिख चुका, तो सेलिंग 50,000 का लिख दो बस। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। हाँ, यहां पे कितना लिखना है? 350। 350 में 120 प्लस कर दो, 5,000 प्लस कर दो, 7,000 माइनस कर दो, तो कितना लिखेंगे? चेक कर लो भैया, भूल चूक माफ ना हो। अभी यहां तो माफ हो जाएगी, एग्जाम में माफ नहीं होगी। मैं भी कैलकुलेटर में लिखता हूं। हाँ जी, 468 आ गया, प्लस 36,000 कितना लिखूं? हाँ जी, प्लस 10,000 माइनस 5,000, तो एक तरीके से माइनस का 5,000 कर दो। ठीक है जी, प्लस 50,000 प्लस 24,000 कितना आएगा? अच्छा, मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? 573, और सेल कितनी है? 5 लाख। तो यहां तो 73,000 मेरे लिए क्या हो गया? ये तो मेरे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है ना? तो एग्जाम में प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। भाई ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या हो गया? ये माइनस हो गया। ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या हो गया? माइनस हो गया। आप ऐसे समझो ना, 5,73,000 मैथ्स में हम क्या करते हैं? प्लस ब्रैकेट 73,000। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में माइनस होता है। तो आप क्या लिखोगे? 5,73,000। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस। तो यहां पे हमने पहले कौन सा साइन लगाया था? ऐड का, इसलिए कौन सा साइन था? ऐड का। लेकिन वैल्यू कौन सी है? माइनस की। तो माइनस को देख के समझ में आ जाएगा कि ये अमाउंट प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है।
ठीक है जी। तो आज का एक नया पॉइंट क्लियर हो गया प्रोडक्शन एक्टिविटी वाला। अब एग्जाम में बड़े ध्यान से देखना है कि परसेंटेज लिखी या नहीं लिखी। जैसे मैंने तो एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है, परसेंटेज। हो सकता है एग्जाम में परसेंटेज ना हो, तो ऐसे केस में यदि रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो पूरा 60,000 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले लिखना है, और नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लिखना है तो पूरा अमाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, जहां पे सेलिंग एक्सपेंस लिखते हो उसी के साथ लिखना है। और परसेंटेज लिखी है तो जितना रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले लिखना है, बाकी अमाउंट कहां लिखना है, बाद में लिखना है छोटा सा पॉइंट, पर जिसको पता है वो सही करके आया, जिसको नहीं पता वो गड़बड़ हो गया। अब एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में डिफरेंस क्लियर हो गया। यहां एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिखा तो है लेकिन कुछ नहीं लिखा, तो हमने सारा कहां लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले, क्योंकि हमारी assumption क्या थी, 100% रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो इंस्टीट्यूट कहता है ऐसी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। और जहां क्वेश्चन में नया पॉइंट आ जाए वहां फिर आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।